तो यार आज की जो वीडियो होने वाली है ये होगी आईपीएल रिटेंशन रूमर्स की लास्ट वीडियो, क्योंकि जब तक नेक्स्ट मंडे आएगा तब तक हमें असली रिटेंशंस पता चल चुके होंगे। फिर वहां से कौन से प्लेयर्स को टारगेट करने वाले हैं उसके रूमर्स चालू हो जाएंगे। तो आज ये काफी यूनिक वीडियो होने वाली है। नेचुरली आईपीएल में हम लोग ऑलमोस्ट हर एक टीम के रिलेटेड सारे रूमर्स को कवर करेंगे, क्या सच्चाई है क्या लॉजिक है वो डिबंक करने का ट्राई करेंगे। और अगर इंडिया की बात करी जाए तो 12 साल की स्ट्रीक टूट चुकी है। काफी सारे क्वेश्चंस उठे हैं उसके रिलेटेड जो कि हमें फ्यूचर के तरफ एक इंडिकेशन देंगे कि किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। उस फ्यूचर को कंसिडर करते हुए हम इस मैच को और इस सीरीज की बातें करेंगे। बीजीटी की भी स्क्वाड आ गई है, थोड़ा सा टाइम उसके ऊपर भी स्पेंड करा जाएगा। हर चीज रिलेटेड होने वाली है आई थिंक काइंड ऑफ, विच इज वाई काफी एक नेचुरल फ्लो में चलेगा पॉडकास्ट पूरा। बट हम लोग आई थिंक स्टार्ट आईपीएल से करेंगे इस बार। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं। मेंबरशिप्स को हमने लॉन्च कर दिया, हमको चेकआउट कर लीजिए। और पिन कमेंट में हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, उसको भी जाके देखिएगा, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारे मैसेज आते ही रहते हैं लोगों के, जब सो क्यूट होता कितने सारे मैसेज होते हैं तो जाके मजे लीजिए वहाँ पर। बट आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द आईपीएल रूमर्स। ठीक है, हर एक टीम की बात करनी है हम लोगों को। स्टार्ट नेचुरली मेरी फेवरेट टीम से करेंगे, केकेआर से, क्योंकि केकेआर में ही सबसे बड़ा एक उलट फेयर निकल के आ रहा है अगर हम लोग कहें तो। क्योंकि जो हमारे कैप्टन है, ऐसा कितनी बार हमें सुनने को मिलता है कि एक कैप्टन ने आपको आईपीएल जिताया हो और फिर अगले ऑक्शन में ही तुरंत उसी के रूमर्स आने के वो आईपीएल छोड़ने वाला है। आई डोंट थिंक मैंने कभी सुना भी है एक्चुअली में ये। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ ये। अगर श्रेयस अय्यर केकेआर को छोड़ के जाते हैं तो ये पहली बार ऐसा होगा आईपीएल में मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स कमेंट्स में लोग करेक्ट भी कर देंगे कि कोई डिफेंडिंग चैंपियन कैप्टन जो है वो अपनी टीम को छोड़ के ऑक्शन में जा रहा हो। हाँ, आई थिंक कुछ रीजन बनते हैं इस चीज के, एंड ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट देम। बट क्रेडिट टू अस, क्योंकि हमने काफी पहले चीज बोली थी कि श्रेयस अय्यर मोस्ट प्रॉब्ली जा सकते हैं केकेआर से, एंड उस टाइम पे केकेआर फैंस काफी गुस्सा हो गए थे इस बात को लेकर। ऑल्दो लास्ट वीक जब हमने पॉडकास्ट करा था तब ऐसा लग रहा था कि चीजें अब सॉर्ट होनी शुरू हो गई। आई स्टिल मेंटेन्ड परहैप्स, क्योंकि ये लास्ट मिनट पे दोबारा ट्विस्ट आया बहुत बड़ा। और पता ये मुझे लगता है ये एक ऐसा डिस्कशन है, थोड़ा सा लंबा डिस्कशन होगा। एंड सेकेंडली इसमें मुझे कोई सही और गलत नहीं लग रहा एज सच। मैं दोनों के पर्सपेक्टिव समझना चाहता हूँ, समझ सकता हूँ टू सर्टेन एक्सटेंट। उसी को मैं ऑडियंस की तरफ भी पुट आउट करना चाहूँगा। देखो अभी बेसिकली रियलिटी क्या है, श्रेयस अय्यर को ऐसा लगता है कि उनको जो ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए था पिछले साल जीतने के लिए वो उनको नहीं मिला है। हमने मिस्टर रोहित जुगलान के साथ भी एक पॉडकास्ट करा था रिसेंटली, उन्होंने भी सेम चीज़ हमें इनसाइडर इन्फो निकाल के बताई थी कि यार श्रेयस अय्यर की बातें हुई कितनी है। सब लोग गौतम गंभीर कर रहे थे, श्रेयस अय्यर को कोई क्रेडिट मिला ही नहीं। उसके चलते हुए नेचुरली ही फेल्ट कि यार मेरी जितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए परहैप्स, या मुझे इतना अप्रिशिएट करा जाना चाहिए केकेआर में, उतना शायद अप्रिसिएशन मिल नहीं रहा है। और उस चीज़ को अगर हम लोग नंबर्स में भी मेजर करें तो वो भी दिखना शुरू हो रहा है, क्योंकि द लेटेस्ट रिपोर्ट इसकी केकेआर जो है वो उनको फर्स्ट रिटेंशन की तरह रखना चाहती ही नहीं है। आई थिंक मैं यही बोलने वाला था, क्योंकि अभी तक हमने जितने डिस्कशन किए थे पिछले काफ़ी पॉडकास्ट में, उसमें ये निकल के आया था कि फैंस उनको उस तरीके से नहीं देख रहे। एवरीबडी इज सेइंग कि गौतम गंभीर ने जिताया, जिसके चक्कर में इवन मीडिया इज सेइंग गौतम गंभीर ने जिताया, जिसके चक्कर में श्रेयस अय्यर पे कोई आंखें डाल ही नहीं रहा। बट जो अब न्यूज़ निकल के आई है कि केकेआर जो है फर्स्ट अटेंशन नहीं प्रोवाइड करना चाहती श्रेयस अय्यर को, विच नाउ मीन्स कि केकेआर एज अ फ्रेंचाइज खुद भी मे बी उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट या फिर उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करती श्रेयस अय्यर को। अब पता है इसको इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू से डाइसेक्ट करा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि वो लोग आंद्रे रसल को पहला रिटेंशन चाहते हैं रखना, सबसे ज़्यादा पैसे उन्हीं को देना चाहते हैं। लास्ट टाइम जब मेगा ऑक्शन होता तब भी सबसे ज़्यादा पैसे आंद्रे रसल को ही मिले थे बाय द वे। और वो कह रहे हैं कि अगर श्रेयस अय्यर आप सेकंड रिटेंशन नहीं बनना चाहते, अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा पैसे डिजर्व करते हो, तो हम एक ये पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप चाहे तो हम आपको आरटीएम के थ्रू ले लेते हैं। आप ऑक्शन में जाइए, आपको जो डिजर्व्ड प्राइस होगी क्या पता वो 20-25 करोड़ की निकल के आए, जो कि शायद अगर हम आपको रिटेन करते हैं 18 करोड़ में तो भी उतने नहीं पैसे नहीं मिलते। अगर ऐसा होगा तो हम, आप टेंशन मत लीजिए, आपको ले लेंगे दोबारा और आपकी डिजर्व्ड प्राइस पर ही लेंगे। अब चाहे वो हमारा घाटा हो इसमें, अगर हम चाहते तो 18 करोड़ में रोक लेते, हमें घाटा झेलना पड़े, हम फिर भी झेलने को तैयार हैं। आप आरटीएम चाहे तो यूज कर लीजिए अगर आपको लगता है आप ज्यादा पैसे डिजर्व करते हो तो। बट श्रेयस अय्यर को ये बात अच्छी नहीं लगी अपेरेंटली। श्रेयस अय्यर चाहते हैं कि यार मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं आरटीएम में आऊँ या कैसे आऊँ, अगर मैं टीम का विनिंग कैप्टन हूँ
तो मुझे पहला रिटेंशन होना वो चाहिए, ट्रस्ट दिखना चाहिए टीम की तरफ। एग्जैक्टली। और मैं इसमें श्रेयस अय्यर की पूरी बात समझता हूँ। आई थिंक मैं भी बात समझता हूँ, क्योंकि आरटीएम वाला जो लॉजिक दिया है केकेआर ने, आई थिंक कोई भी एक आदमी जिसने एक टीम को जिताया होगा, अगर वो टीम आके अगले सीजन में ये बोलेगी कि अगर आपको लगता है कि आप और ज़्यादा डिजर्व करते हो तो आप आरटीएम के थ्रू आ जाओ, हम आपको ले लेंगे। आई थिंक या अब केकेआर का कुछ भी इसमें, इसके पीछे का कोई भी लॉजिक हो, आई थिंक एक तरफ से एक डिसरिस्पेक्ट शो हो रही है ये। एंड मे बी वो मीन नहीं कर रहे उस तरीके से इस चीज़ को, बट इफ़ यू लुक एट इट इन अ सर्टेन वे, डिसरिस्पेक्ट है ही। अब वही बात है कि डिसरिस्पेक्ट एक्चुअली है कि नहीं। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी निकल के आता है कि जो लोग अगर केकेआर फैंस अब एकदम से पलट जाते हैं और श्रेयस अय्यर को हेट करना शुरू कर देते हैं, तो जस्ट रिमेंबर कि ये पॉइंट से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या लेसन मिलता है कि श्रेयस अय्यर पैसों के पीछे नहीं भाग रहा है, वो रिस्पेक्ट के पीछे भाग रहा है। अगर वो आरटीएम में जाएगा एंड इफ ही इज सो कॉन्फिडेंट देन डेफिनेटली ही विल फेच मोर मनी एज पर हिमसेल्फ, पर उसको उससे मतलब नहीं है, उसको फर्स्ट रिटेंशन स्पॉट से मतलब है। जो रिस्पेक्ट अटैच्ड होती है, जो ट्रस्ट अटैच्ड होता है उस स्पॉट से, वो चाहिए उसको। टीम के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वही तो, वो सिर्फ पैसों की बात नहीं है, वो बात है कि आप मुझ पर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हो, आप मेरे अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हो कि नहीं करते हो। श्रेयस अय्यर का मोटिव वो है, पैसा नहीं है। तो ये तो हमने श्रेयस अय्यर के साइड से बात करी, एंड आई थिंक कि मैं फुल्ली एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि बिल्कुल सेंस बनता है अगर श्रेयस अय्यर ये कहते हैं कि यार आप मुझे पहला स्पॉट दो, वरना इट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। बट अब जरा केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्योंकि क्या श्रेयस अय्यर लॉजिकली सही में डिजर्व करते हैं 18 करोड़ का प्राइस टैग? आई रिमेंबर यू सेड इन द लास्ट वीडियो, जब हमने लास्ट वीक जब रिकैप कर रहे थे, कि 15 करोड़ इज प्रॉब्ली दैट प्राइस। इससे ऊपर अगर श्रेयस अय्यर को देना पड़ा देन मे बी वो ओवर प्राइस हो जाएगा। एंड ये पता है एक बहुत ही हार्श रियलिटी है, बट श्रेयस अय्यर के स्टॉक्स काफी गिरे हैं रिसेंट ईयर्स में। रिसेंट ईयर्स क्या मतलब, इन द पास्ट सेवरल मंथ्स टू बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि इस साल के स्टार्टिंग में भी वो इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज के पार्ट थे। उसके बाद से उनको टेस्ट सीरीज से ड्रॉप करा जाता है, फिर वो परहैप्स रॉन्गफुली बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से निकाले जाते हैं। अभी वो ओडीआईज में वापसी उनने करी श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन रन नहीं आए। T20 सेटअप में वो है नहीं, और ओडीआई के मैचेस कितने ही होंगे फ्यूचर में कि वो सिर्फ ओडीआई के प्लेयर बन के रह भी पाए। तो बेसिकली श्रेयस अय्यर को अगर हम लोग साल में सबसे ज्यादा कहीं खेलते हुए देखेंगे रेगुलरली, तो वो आईपीएल ही होगा, अनलेस एंड अनटिल कोई बदा डोमेस्टिक मैचेस भी देखना चाहता है। तो फ्रैंचाइज एक प्रीमियर लेवल पे जो होगा, इंटरनेशनल लेवल पे, वो सिर्फ आईपीएल ही बचे उनके लिए। ऐसे में आप क्या ऐसे एक प्लेयर को 18-20 करोड़ देना चाहोगे, प्लस उनके रन भी नहीं आए हैं बहुत ज्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ कप्तानी के लिए क्या आप उतने पैसे देना चाहोगे? क्या श्रेयस अय्यर उतने भी तगड़े कप्तान है? वो भी क्वेश्चनेबल है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है शायद वो 18 करोड़ डिजर्व करते हो, मैं मना नहीं करूंगा, बट क्वेश्चंस ज्यादा हैं अश्योरिटी से। पता है, नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मान ली कि उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हुई थी, जिसके चक्कर में केकेआर उतना ज़्यादा पैसा देने को रेडी नहीं है उन्हें। वो फर्स्ट अटेंशन प्रोवाइड करने को रेडी नहीं है। बट अगर वो श्रेयस अय्यर को जाने देते हैं तो ऑक्शन में क्या एक्चुअली में एक ऐसा प्लेयर आने वाला है। बाय द वे, इसमें हम आगे जाके कवर करेंगे और इससे ये पता चलेगा कि एक्चुअली में ऑक्शन के अंदर इस बार काफ़ी सारे कप्तान हमें देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, सरप्राइजिंगली। हाँ, नहीं तो ये भी एक पॉइंट था जो कवर करना है, ये नेक्स्ट पॉइंट होने वाला था मेरा, कि देखो केकेआर का अगर हम मान लिया कि परहैप्स 18 करोड़ देना थोड़ा ओवर प्राइसिंग हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन क्या है, जो कि मैं हमेशा से बोल रहा था, कि मैं श्रेयस अय्यर को सिर्फ तभी ट्रेड करने को तैयार हूं अगर मुझे सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर मिल रहे हैं। तो अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स ऋषभ पंत वाली भी आ रही है कि वो भी आ सकते हैं मार्केट में, उसको भी अभी हम लोग आगे वाले सेगमेंट में कवर करेंगे। शुभमन गिल की आ रही है। हाँ, तो अगर ऐसे कप्तान अवेलेबल हैं जो कि बैट से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो शायद केकेआर की मैनेजमेंट टेम्प्ट होगी। परहैप्स उन लोगों की ब्रांड वैल्यू भी ज्यादा, तो वो पैसे भी ज्यादा क्लब में लेके आएंगे, चाहे पंत की बात करो चाहे गिल की बात करो। तो ऐसे में फिर वो केस बन जाता है कि अगर स्काई नहीं भी आ रहे, पर गिल या फिर पंत जैसे इंसान भी आ रहा है कोई, तो हम उनको एज अ कैप्टन मटेरियल भी देख सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम दो है। पहली प्रॉब्लम, क्या शुभमन गिल और ऋषभ पंत श्रेयस अय्यर जितने अच्छे कप्तान हैं? Exactly. मेरे ओपिनियन में T20 में अभी तो नहीं है। ठीक है, श्रेयस अय्यर ने प्रूव करके दिखाया अपने आप को। सेकेंडली, अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो क्या गारंटी है कि आप उनको ले लोगे? क्योंकि सर आप नहीं, 10 की 10 टीम उनके पीछे जाएंगी। ये जो न्यूज़ भी पूरी है, श्रेयस अय्यर अगर ऑक्शन में जाते हैं तो इट इज़ हाईली एंटिसिपेटेड कि
टीम्स लाइक LSG और DC, ये दोनों स्पेसिफिक फ्रेंचाइजीज हैं जो कि रेडी हैं पैसा फेंकने के लिए श्रेयस अय्यर पे ना। हाँ। सेकंड एक और वो आ रहा है कि, और ये आप नाम हमेशा सुनोगे इस पूरे पॉडकास्ट में, RCB। हाँ राइट, वो हर एक प्लेयर से उनका रिलेशन निकल के आ रहा है। एंड आई थिंक इसमें मैं थोड़ा डिबंक भी करना चाहूंगा, क्योंकि वो प्रोफाइल एक कैप्टन की है। हम जिस भी कैप्टन की बात करेंगे उन सबसे RCB का नाम अटैच होगा, बट ये जरूरी नहीं कि वो सच भी हो। हमारा काम है कि हम जो रूमर्स है उनको एक्नॉलेज करें और उसमें से सही गलत क्या है उसको छांटने की ट्राई करें। मेरे हिसाब से हर एक कप्तान पे अगर RCB का रूमर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि RCB कैप्टन सीक आउट जरूर कर रही है, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली वो स्पेसिफिक प्लेयर सीक आउट कर रही है वो मुझे नहीं लगता। बातें अपना पंजाब किंग्स की भी हो रही हैं, उनको भी कप्तान की जरूरत है। तो कुछ रूमर्स ऐसे भी बनाए जाते हैं कि क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता है कि इनको कैप्टन चाहिए, तो जो कैप्टन मार्केट में आ रहा है उससे इनको अटैच कर दो। जरूरी नहीं है कि एक्चुअली उनका कॉन्टैक्ट हुआ हो, बट हाँ LSG और DC का लोग कह रहे हैं कि जेन्युइनली वो है कि आप आओगे ऑक्शन में तो हम पैसा फेंकने को तैयार हैं। लास्ट वीक हमने वीडियो निकाली थी जिसमें जो हमने एक्सप्लेन करा था कि DC में जो GMR ग्रुप है वो चाहता है कि श्रेयस अय्यर एज कैप्टन आए टीम के अंदर, क्योंकि जब श्रेयस अय्यर कप्तान थे तब उन्हीं के अंडर थे एंड वो फाइनल्स तक पहुंचे थे। सेकेंडली, इन लोगों की ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई है श्रेयस अय्यर से, विच इज वाई ही इज सो कॉन्फिडेंट कि बेटा मुझे 18 करोड़ दो, वरना मैं जाऊंगा तो और महंगे में बिकूंगा। तो मुझे अपनी वैल्यू पता है, मेरे पे बाकी टीम्स बेट करने को तैयार हैं। मैंने आपको IPL जिताया, तो आप क्यों नहीं मुझे इतने पैसे दे सकते? तो श्रेयस अय्यर का एज ए सेड बिफोर कि वो मुझे पॉइंट ऑफ व्यू पूरा समझ में आ रहा है, बट बाकी टीम्स पैसे फेंकने को तैयार है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू सही में उतनी हो। ठीक है, बाकी टीम्स ने जो है सैम करन को भी बहुत पैसे फेंक के मारे थे, तो क्या वो बुमराह से ज्यादा वैल्यूएबल है? नहीं है। क्या वो हर्षल पटेल की अगर हम लोग बात करें तो 10 करोड़ के ऊपर की वैल्यू गई है उनकी। वो इंडिया से लास्ट टाइम कब खेले थे? बट क्योंकि वो डायनामिक्स ऐसे होते हैं, क्या हर्षल पटेल आप अपनी टीम में ट्रैविस हेड से पहले लोगे? नहीं। बट ट्रैविस हेड जो कितना 5-6 करोड़ में बिका था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो डायनामिक्स पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक क्योंकि इस साल लोगों को कप्तान की जरूरत है, वो चीज़ डिमांड में है, इसलिए श्रेयस अय्यर इतने महंगे बिकेंगे। जैसे लास्ट सीजन हम लोगों ने देखा था कि फास्ट बॉलर्स की डिमांड बहुत थी, तो इसके चलते हुए शायद उनकी प्राइस इन्फ्लेटेड होगी। डज नॉट नेसेसरली मीन दैट ही डिजर्व्स दैट अमाउंट। आई थिंक ऑल्दो मैं अपना एक वो एक्सेप्ट करूंगा, आई परहैप्स काइंड ऑफ मे बी अंडरमाइंड की एक IPL विनिंग कैप्टन की कितनी वैल्यू हो सकती है करेक्ट इन द मार्केट। मैंने परहैप्स वो एग्जैक्टली नहीं सोचा था इसके बारे में, एंड मैं थोड़ा अंडरमाइन कर रहा था इस चीज़ को, बट इट सीम्स लाइक कि टीम्स आर डेस्परेटली लुकिंग आफ्टर श्रेयस अय्यर एंड वो चाहते हैं कि वो टीम के अंदर आए बिकॉज ही इज अ प्रूव्ड कैप्टन, प्रूवन कैप्टन। बट मुझे पता क्या बेसिकली लगता है, श्रेयस अय्यर पे KKR के भी जो डाउट्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बैटिंग की वजह से है। हाँ, कप्तानी में तो कुछ कमी है ही नहीं ना, इससे बेटर तो हो नहीं सकता जो जिताया उसने। अगर उसकी बैटिंग अभी अच्छे फॉर्म में होती है ना, तो ये डिस्कशन हो ही नहीं रहा होता। एंड आई थिंक एक सरप्राइजिंग चीज ये भी है कि वी नो श्रेयस अय्यर T20 में काफी अच्छा खेल सकते हैं। हाँ, जिस तरीके के उनका एक एक्सप्लोसिव पावर लेके आते हैं जो कि हमने वर्ल्ड कप में देखी थी, उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली, बट एटलीस्ट वी नो कि उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो, जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनके हमें पता होता है कि यार ये शायद उस लेवल से नहीं खेल सकते, ही इज नॉट दैट गाय एटलीस्ट। और पता कई लोग शायद ये भी बताएंगे कि यार लास्ट सीजन वो जब भी KKR चेस करी थी, श्रेयस अय्यर कभी आउट ही नहीं हुए थे, तो वो स्टैट्स वैसे निकालना वो आसान हो जाता है, बट हर चीज़ से स्टैट्स से नहीं होती। कॉन्टेक्स्ट देखो उसकी, एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी, आई टेस्ट, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको एक प्लेयर को जज करना चाहिए या फिर फ्रेंचाइज एक प्लेयर को जज करती है। तो मैं अभी भी बहुत स्प्लिट्स में हूँ कि क्या श्रेयस अय्यर उतना पैसा डिजर्व करते हैं कि नहीं, क्योंकि वही मतलब IPL विनिंग कैप्टन अगर है आपके पास, वो टैग लग गया है, तो एक सर्टन ब्रांड वैल्यू लेके आती है। विच इज मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था सेगमेंट के, कि मुझे लगता है कोई सही गलत नहीं है। श्रेयस अय्यर का पूरा हक बनता होता है पैसे मांगने का। KKR का भी लॉजिक मुझे समझ में आता है कि वो क्यों इतने पैसे नहीं देना चाहेंगे, बट हमने इसको देखो दोनों तरफ से बातें कर ली। अगर मैं लॉजिकली इस चीज़ को एक बार इमेजिन करूं कि श्रेयस अय्यर KKR को छोड़ के जा रहे हैं और परहैप्स ऑक्शन में उनको कोई और टीम ले लेगी, क्योंकि अगर KKR को छोड़ के जा रहे हैं तो डेफिनेटली KKR उनको दोबारा तो नहीं लेगी ऑक्शन में, अनलेस एंड अनटिल RTM की कोई एग्रीमेंट हो। अगर श्रेयस अय्यर एक दूसरे फ्रेंचाइज से खेलते हुए दिखते हैं हमें, तो इसमें लॉस क्या श्रेयस अय्यर का या फिर KKR का है? आई थिंक लॉस प्रॉब्ली KKR का है, एंड दैट इज बिकॉज श्रेयस अय्यर को अपना दोनों टर्म से अगर देखा जाए उसको कैप्टेंसी मिल ही रही है, एक वो अच्छी फ्रेंचाइज में जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, आई थिंक सो।
एंड सेकेंडली उनका जो पर्सनल पैसा है अच्छी फ्रैंचाइज में तो मुझे नहीं पता जाएंगे कि सी केकेआर से कंपेयर करेंगे तो मे बी आपको वो ना लगे, क्योंकि तुम किसी से भी कंपेयर कर लो, अभी डीसी के रूमर्स हैं, एलएसजी के रूमर्स हैं, पंजाब के रूमर्स हैं, आरसीबी के रूमर्स हैं, चारों ट्रॉफीलेस टीम्स हैं। आई थिंक ट्रॉफीलेस टीम्स हैं, बट लाइक देयर इज अ रीजन व्हाई ट्रॉफीलेस टीम्स हैं, उनको जरूरत पड़ेगी कैप्टन की, दैट इज व्हाई इन सबसे रिलेटेड है वो। बाकी सब जगहों पे कैप्टनसी ऑलरेडी सॉर्टेड है, व्हिच मींस कि श्रेयस अय्यर का भी लॉस हो रहा है भाई यार। हर स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें इस साल के हिसाब से, हम लोग हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस लेके जाएंगे तो केकेआर के अलावा अगर वो सीएसके एमआई में नहीं जाते तो लॉस ही माना जाएगा। बट ये जो टीम्स तुम बोल रहे हो उनका ब्रांड वैल्यू भी कम है केकेआर से, आरसीबी के एक्सेप्शन है। लाइक ब्रांड वैल्यू असाइड, अगर श्रेयस अय्यर इनमें से किसी और टीम में जाते हैं और एक अच्छा लेवल पे लेके जाती हैं उस टीम को, मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे इतना बड़ा लॉस नहीं जितना लोग एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि दिस इज अ क्लीन स्लेट। इस टाइम पे मेगा ऑक्शन होने वाला है जहाँ पे टीम्स एकदम नई नई बनने वाली हैं, तो एक ये अच्छा पॉइंट है। अगर वो वैसे एक वो मिनी ऑक्शन में किसी और टीम में जाते तो प्रॉब्लम लगता है कि एक अच्छी खासी बनाई हुई टीम थी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो टीम्स को मेंशन करें वो एक अच्छी टीम बना पाएंगे ऑक्शन? अरे हाँ, पर मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या इस टाइम पे केकेआर की भी कितनी प्रोबेबिलिटी है? उनसे तो ज्यादा ही है परहैप्स, मतलब कह सकते हैं कि हाँ उनसे ज्यादा है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो किसी और टीम में जाके अगर उन्हें पैसा भी अपना मन चाहा मिल रहा है, उन्हें कैप्टेंसी मिल रही है, तो एटलीस्ट फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू उनके जितने भी महत्वाकांक्षा है, जितनी भी एस्पिरेशन है, सब पूरे हो रहे हैं। इट इज जस्ट अबाउट नॉट प्लेइंग फॉर केकेआर। अच्छी टीम से तो खेल ही रहे, आईपीएल में तो खेल ही रहे हैं अभी भी, बट केकेआर का इफ यू लुक एट इट, इस वक्त आईपीएल में जितने भी कैप्टन दिखने वाले हैं, श्रेयस अय्यर इज दी ओनली कैप्टन जो कि ऑक्शन में जाएंगे एज एन आईपीएल विनिंग कैप्टन। उनका कोच गए, उनके सारे कोचेस गए, अब वो नए कोचेस लेके आ रहे हैं, अब उनका नया कैप्टन भी आएगा। और कैप्टन अब अगर लेके आएंगे तो देखना पड़ेगा कि किससे लेके आते हैं, क्योंकि रूमर्स ऐसे हैं कि करंटली तो लोग नीतीश राणा के बारे में सोच रहे हैं कि वो उसे बना सकते हैं एज कैप्टन, जो कि हमें पता है कितनी गंदी तरीके से पैन आउट हुआ था। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही अच्छा कैप्टन उन्हें मिल जाए ऑक्शन के अंदर, जिसके लिए उन्हें काफी पैसा फेंकना पड़ेगा। बट मैं वही कह रहा हूँ, मैं खुद थोड़ा सरप्राइज हूँ इस चीज से कि एक आईपीएल विनिंग कैप्टन कितनी ज्यादा डिमांड और कितना ज्यादा पैसा बेसिकली कमा सकता है ऑक्शन के अंदर, कितना रिस्पेक्ट ले सकता है। इसलिए मैं खुद भी थोड़ा सरप्राइज हूँ इस चीज़ से, एंड दैट इज़ वाई आई फील कि श्रेयस अय्यर का इस टाइम पे पड़ना थोड़ा भारी है। देखो केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ ना, तो केकेआर का लॉस इस मामले में भी है, जो ये पूरी बात है कि हमें अपना कोर रिटेन करना है। गौतम गंभीर तो अब है नहीं, कोचिंग स्टाफ पूरी गई, तो एक जो कोर था हिस्से का, एक हिस्से का जो कोर था वो तो गया आपका, बचा प्लेयर्स का कोर, वो भी डिसमेंटल हो गई होगा बिकॉज ऑक्शन होने वाला है। तो जो आप अगर आप कोर को रिटेन कर भी लेते हो, उस कोर के अंदर से बेस्ट निकालने वाले दो बंदे थे अपेरेंटली, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर। गौतम गंभीर अब रहे नहीं, तो एटलीस्ट श्रेयस अय्यर को तो रुकना चाहिए, क्योंकि वो कोर आप ले आओगे, लेकिन अगर उनको सही डायरेक्शन में लीडरशिप नहीं दी जाएगी तो कोर कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। तो आप बेसिकली लीडरशिप के दो उन फिगर्स को ही हटा दे रहे हो जो कि उस कोर को लीड कर रहे थे, तो फिर वो कोर किस काम का रहेगा? कोर को आप इकट्ठा करके करोगे क्या जब उनसे करवाना क्या यही नहीं पता? तो और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो मुझे लगता है कि, और क्या गौतम गंभीर अगर टीम में होते इस वक्त तो क्या वो श्रेयस अय्यर को जाने देते? वो वाली बात भी है। तो ये सब सोचने वाली बातें हैं कि गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर को क्या आप एक ही साल के अंदर भेजना चाहते हो टीम से बाहर, और फिर आप ये क्या रो रहे हो कि मुझे कोर रिटेन करना है? या एंड प्लस वही है ना कि मैं यही कहूंगा एंड में भी कि कोई गारंटी नहीं है भाई कि आपको अच्छा कैप्टन मिलेगा ऑक्शन के अंदर। बहुत बड़ा गैम्बल है। ये जितनी टीम्स है जो हम लोग कह रहे हैं कि ये लोग ऑक्शन बहुत मैसअप कर देती हैं, ऑक्शन मैसअप करने का प्रॉब्लम पॉइंट ये भी निकलेगा कि ये लोग बहुत ज्यादा पैसा शायद एक ही प्लेयर पे खर्च कर दें, जो कि हो सकता है कैप्टन हो। प्लस जैसे भी हमने डीसी के लिए कहा था लास्ट पॉडकास्ट में, कि अगर पंत जाते हैं वो छोड़ के टीम को, तो ऑक्शन में उनके लिए एक बुरी इमेज ही बनेगी कि कोई भी प्लेयर ट्रस्ट नहीं करेगा उनको कि मुझे 2 साल में भेज दिया। तो केकेआर के लिए भी तो वो होगा ना कि आईपीएल विनिंग कैप्टन को इन्होंने भेज दिया भाई, कल को मेरे साथ भी ये कर देंगे, मैं कैसे भरोसा करूँ इस फ्रेंचाइज पे? अभी इतनी अच्छी रेपुटेशन है केकेआर की, वो गुडविल भी तो डैमेज होगी ना प्लेयर्स के माइंड में। तो केकेआर हैज अ लॉट टू लूज, और इसको आप जस्टिफाई तभी कर सकते हो जब आप एटलीस्ट फाइनल्स तक तो पहुंचो अगले साल आईपीएल में। तो वो अगर हो रहा है तो समझ में आता है। अगर आप श्रेयस अय्यर से एक बेटर ब्रांड वैल्यू का, एक बेटर बैटर, एक प्लेयर ऐसा लेके आते हो तो समझ में आता है। बट श्रेयस अय्यर से बेहतर कैप्टन क्या हमें ऑक्शन में मिलने वाला है? कोई बहुत अनलाइकली है। मुझे तो नहीं लगता कि ऑक्शन में कोई इंडियन कैप्टन ऐसे आ रहे हैं, नहीं है कि वो श्रेयस अय्यर से बेहतर हो। मार्केटिंग में आपको ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे जो कि बेटर होंगे श्रेयस अय्यर से,
बट ऑन फील्ड स्किल वाइज, कैप्टनसी वाइज, क्या वो उतने बेटर हैं जितने श्रेयस अय्यर हैं? प्रॉब्ली नहीं है। इनफैक्ट इसके साथ ही हम लोग केकेआर की एक और चीज़ कवर कर लेते हैं जल्दी से, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम। जो अनकैप्ड प्लेयर्स की रिटेंशन की बात हो रही थी अभी, बेसिकली अभी क्या रिपोर्ट निकल के आई कि रसल नारायण तो रिटेन होंगे ही होंगे, रिंकू कोविंद ने कर लिया, नारायण की रिटेन करना ही करना है। तो ये 3 प्लेयर हो गए। 2 अनकैप्ड प्लेयर अभी रिटेन करेंगे इंस्टेड ऑफ वो 5 कैप्ड प्लेयर्स को रिटेन करना, जिसकी वजह से इनके पास पैसे भी बचेंगे काफी। तो ये एक दिमाग वाले चीज लगाई है केकेआर ने, क्योंकि आप 4 करोड़ में हर्षित राणा को रिटेन कर रहोगे और साथ में आप रमनदीप की बातें हो रही हैं, अंकुश रघुवंशी की बातें नहीं हो रही हैं। एंड पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने हमेशा कहा कि मैं अंकुश रघुवंशी को भी रिटेन होते हुए देखना चाहता हूँ, बट राइट नाउ जैसा रमनदीप परफॉर्म कर रहा है इमर्जिंग एशिया कप में, एंड जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड पूरे साल में रहा है, अगर वो ऑक्शन में जाएगा तो वो अंकुश रघुवंशी से ज्यादा महंगा बिकेगा। 3D प्लेयर 100% ज्यादा महंगा बिकेगा। तो इट मेक्स एवरी सेंस कि आप रमनदीप को रिटेन करो, एंड रमनदीप इज अ डैम गुड रिटेंशन भाई। अगर वो रिटेन होता तो वो बंदा इंडियन टीम में आ गया भाई, किसने सोचा था ये? आई थिंक अंकुश रघुवंशी के लिए प्रॉब्ली आप आरटीएम यूज कर सकते हो, हाँ, डिपेंडिंग या फिर बायबैक करो, हाँ, कितना महंगा बिकता है डिपेंडिंग ऑन, बट हाँ, रमनदीप प्रॉब्ली एक बेटर चॉइस है। रमनदीप राइट नाउ फार मोर एक्सपेंसिव इन दी ऑक्शन, अगर वो ऑक्शन में जाएंगे तो बहुत सेंस बनता है केकेआर की तरफ से कि आप रमनदीप को रिटेन करो। आई थिंक इट इज अ ग्रेट रिटेंशन। जब केकेआर का ये सीजन चल रहा था और वो उन्होंने कितनी कुछ मिलाकर कुछ 90-100 बॉलें खेली हैं या 90-100 रन मारे हैं कुछ रमनदीप ने पूरे सीजन में। ऐसा कुछ करा उन्होंने, 90-100 रन कुछ टोटल मारे हैं और उसमें से बॉलें तो कम ही खेली होंगी। प्लस इम्पैक्ट पर, वही इम्पैक्ट की बात है। तुम ये सोचो, उस बंदे ने इतना टैलेंट दिखाया है उस 100 से कम बॉलों के फेज में कि उसको इंडियन टीम में सेलेक्ट करा। तो देखो कितना पोटेंशियल होगा बंदे का। बॉलिंग तो करवाई नहीं उससे अभी, सिर्फ फील्डिंग और बैटिंग पे देखा उसको। तो बहुत एक्सप्लोसिव इंसान है, बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल है। एक वो प्रॉपर फिनिशर वाला जो टैग है ना, वो चीज़ आप रिंकू के ऊपर इन्फोर्स कर रहे हो। परहैप्स अगर श्रेयस अय्यर जैसे लोग निकलते हैं तो आप रिंकू को भी ऊपर बैटिंग करते हुए देखोगे, और फिर रमनदीप एक प्रॉपर फिनिशर की तरह खेलेंगे, नंबर 8 पे नहीं खेलेंगे परहैप्स। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है केकेआर के लिए ये वाली तो एटलीस्ट। एंड 5 प्लेयर्स अगर आप रिटेन कर लेते हो एक काफ़ी डिसेंट प्राइस पे, आई थिंक कितना हो जाएगा ये 18, 14, 11, तो वो 3 आपके कैप प्लेयर्स हो गए, विच मीन्स 43 करोड़ एंड 8 करोड़ और तो 51 करोड़ में आपने 5 प्लेयर्स रिटेन कर लिए हैं। बहुत रीजनेबल है अगर ऐसा हो जाता है तो। बट ठीक है, लेट्स सी। अभी हम लोग यहाँ से अपनी नेक्स्ट टीम की बात करते हैं। हमने ऋषभ पंत और केकेआर की बातें करी थी, तो ऋषभ पंत से रिलेटेड अभी डीसी के अंदर कुछ नए रूमर्स निकल के आए हैं। लास्ट हफ्ते तक ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि जो जीएमआर ग्रुप है वो ऋषभ पंत को एज अ कैप्टन नहीं रखना चाहता है। वो सोचते हैं कि ऋषभ पंत को एज अ प्लेयर रखा जाए, बहुत हुआ तो हम उनको फर्स्ट रिटेंशन स्पॉट भी दे देंगे क्योंकि ब्रांड वैल्यू है उनकी, बहुत सालों से डीसी से खेलते हुए आ रहे हैं। बट ऋषभ पंत ऑफकोर्स कप्तानी तो चाहेंगे ही चाहेंगे, उनका बनता भी है मांगना, बिकॉज ऑफ फ्यूचर इंडिया कैप्टन पोटेंशियल है। लेटेस्ट रूमर्स ये निकल के आ रहे हैं कि ऋषभ पंत इज अपेरेंटली हैविंग अ चेंज ऑफ हार्ट। उनको लगता है कि यार मैं इतने सालों से दिल्ली से खेल रहा हूँ, मैं हूँ भी दिल्ली का रहने वाला, मेरी एक एसोसिएशन है, एक वो प्यार है फ्रेंचाइज के लिए, तो चलो मैं ये हिट लेने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें मुझे कप्तान नहीं बनाना मत बनाओ, मैं फिर भी तुम्हारी तरफ से खेलने को तैयार हो जाऊंगा। ओके। एंड इसके चलते हुए ऐसी बातें आ रही हैं कि परहैप्स ऋषभ पंत शायद ऑक्शन में नहीं जाएंगे, विच टू बी वेरी ऑनेस्ट इज अ वेरी बैड न्यूज फॉर द ऑक्शन, क्योंकि रोहित शर्मा, स्काई जैसे लोग नहीं आ रहे अगर, एंड ऋषभ पंत भी नहीं आएंगे, तो फिर वो ऑक्शन की वो जो हाइप है काफ़ी हद तक वो अंडर परफॉर्मिंग हो जाएगी मुझे लगता है। तो आई थिंक हो जाएगी। मैंने जितनी काफ़ी न्यूज़ पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग मैं वही कहने वाला हूँ कि इस टाइम पे न्यूज़ इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है, एंड आईपीएल ऑक्शन के डायनामिक्स से ऐसा होता है कि हर दिन एक नई न्यूज़ आती है। Correct. और हर दिन किसी और क्लब के साथ एसोसिएट किया जाता है। अभी पिछले हफ्ते तक ये था कि ऑलमोस्ट पक्का है छोड़ने वाले हैं, नाउ यू आर सेइंग कि चांसेस है कि रुक जाएंगे। मैंने एक न्यूज़ ये भी पढ़ी थी कि आरसीबी इज दैट टीम जो कि बहुत हेवीली जाने वाली है ऋषभ पंत के पीछे। तो वंस अगेन आरसीबी, एलएसजी और ये अपनी पंजाब, इन तीनों का नाम आ रहा है। इन तीनों का नाम आ रहा है, इवन सीएसके का नाम है। बट ये ऐसी न्यूज है कि आरसीबी इज दैट टीम जो कि सबसे ज्यादा हेवीली जाने वाली है। तो मैं वही कहने वाला था कि सीएसके का एक्चुअली में अगर तुम देखो तो रूमर रिपोर्ट्स में सबसे कम नाम सीएसके का अटैच है पंत से, और ये सबसे ज्यादा बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। सरप्राइज इसके पीछे का जो लॉजिक है मैं आपको बताऊंगा जब सीएसके की बात करेंगे, जब सीएसके का वो आएगा। अच्छा ठीक है। बट मुझे पर्सनली लगता है कि अगर ऋषभ पंत जाते हैं ऑक्शन में,
इफ देर इज वन टीम जिनको सख्त जरूरत है ऋषभ पंत की, वो सिर्फ और सिर्फ सीएसके है। क्योंकि धोनी के बाद कौन आने वाला है ना, आपको कोई आइडिया है नहीं अभी। और ऋषभ पंत अभी 26 साल के हैं सिर्फ। अभी उनको कप्तानी दे दोगे ना, अगर वो हमने लास्ट टाइम बोला था तो कई गायकवाड़ फैंस ऑफेंड हो गए थे, बट मैं एक्चुअली में इसमें ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेस ऋषभ पंत की डिबेट करना ही नहीं चाहता। मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि कौन बेटर है कौन वर्स है। मेरा बस लॉजिक ये है कि अगर कोई बंदा इंडियन टीम की कप्तानी कर सकता है आगे जाकर, तो उसको कप्तानी का एक्सपीरियंस आईपीएल में देना जरूरी है। ये बात मैं किसी इंडिविजुअल प्लेयर या फ्रेंचाइज के भले के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं इंडियन टीम के भले के लिए कह रहा हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को भी मुंबई की कप्तानी करनी चाहिए अगर वो रुकते हैं तो, या तो फिर टीम छोड़ दो। तो ऋषभ पंत का आरसीबी से जो रूमर आ रहा है, देखो आरसीबी का भी काफी सेंस बनता है। मैं वही कहने वाला था, क्योंकि उनके पास एक वो कीपर तो होगा नहीं इस टाइम पे जो रिटेन करेंगे। वो कीपर की प्रोफाइल रखेगा, वो कैप्टन की प्रोफाइल रखेगा, एज एन ओपनर या वन डाउन भी वो खेल सकता है, तो विल जैक्स नंबर 4 पे भी खेल सकता है, नंबर 4 पे भी खेल सकता है। तो आई थिंक जो प्रॉपर सेंस बनता है एक टीम में, जो प्रॉपरली फिट हो सकता है, एंड वो एक वो होता है ना कि आपने एक तीर से 4-5 निशाने मार दिए, वो सारे आरसीबी कर सकती है, वो हेवीली जाएगी उनके पीछे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी ऋषभ पंत की पीआर इज फार ग्रेटर देन केएल राहुल। ज्यादा ब्रांड वैल्यू भी परहैप्स वो लेके आएंगे। 5-6 साल छोटे भी हैं उनसे। आई थिंक अ बेटर T20 प्लेयर राइट नाउ, मोर रिलायबल वन। तो कैसे सेंस नहीं बनता कि आप उनको आरसीबी में लो। विराट कोहली गाइड करने के लिए भी है वहां पर, बहुत अच्छा है इंडियन टीम के लिए भी, ऋषभ पंत के लिए भी, और अपने आरसीबी के लिए भी। ऋषभ पंत अगर वहां पे जिता देंगे ना आरसीबी को, तो तुम समझ जाओ कि टेस्ट की कप्तानी तो मिलने वाली है मोस्टली। आई थिंक ऑब्वियसली मिलेगी। एंड ईदर वे मैं वही कहने वाला था कि आरसीबी का इफ यू लुक एट इट, जो हम लोग एक फाइनल जो लोग कहते हैं ना कि एक चलो कितना भी अच्छे प्लेयर हो, अगर इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं है, क्यों हम लोग कह रहे हैं श्रेयस अय्यर के पीछे शायद वो उतना अच्छा हाथ धो के नहीं पड़ेंगे। इट इज बिकॉज श्रेयस अय्यर की मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है। श्रेयस अय्यर का तो मुझे लगता है वैसे भी आरसीबी से जो रूमर है वो फेक ही है, कोई लॉजिक लगता नहीं मुझे। अगर ऋषभ पंत जैसे इंसान आ रहे हैं तो वो ऋषभ पंत के पीछे भागेंगे, और नहीं होगा तो वो केएल राहुल के पीछे भागेंगे। श्रेयस अय्यर इज नॉट इन देयर कंटेंशन एट ऑल। उनका वो जो है वो रिलेशन वो एलएसजी और डीसी से ही है। मेन आई थिंक करना भी यही चाहिए, क्योंकि वी हैव ग्रोन टू सी कि आरसीबी जो है वो हमेशा बॉटल करती है ऑक्शन में। अगर वो एक प्लेयर पे इतना पैसा लगा के इतनी सारी पोजीशंस फिल कर देंगे तो उससे बेटर और कुछ नहीं है फिर उनके लिए। इट विल बी अ मास्टर स्ट्रोक बाय आरसीबी भाई। अगर वो पंत को ले सकते हैं ना, मैं कह रहा हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़े और उससे आपकी 2-3 साइनिंग्स और थोड़ी बहुत इफेक्ट होगी। बट आरसीबी का जो मेन क्राइटेरिया होता है कि ब्रांड वैल्यू मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो सेकंड जो मेन क्राइटेरिया होना चाहिए सबका स्पोर्टिंग वाइज, दोनों चीजें फुलफिल कर रहे हो, सारी प्रोफाइल्स फुलफिल कर रहे हो। ऋषभ पंत टू आरसीबी इज अ मैच मेड इन हेवन। मुझे लगता है जरूरत ज्यादा सीएसके को है परहैप्स, बट उसके बाद अगर कोई टीम भी है तो वो आरसीबी ही है। लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि आरसीबी को भी शायद उतनी ही जरूरत है उनकी जितनी की चेन्नई सुपर किंग्स को है। बट आई थिंक पंत के लिए तो मेरे पास इतनी ही अभी रिपोर्ट्स थी। तुम्हारे पास कुछ है? और मेरे पास भी यही है, बट हमने सिंस आरसीबी की इतनी बात करी है, मैं एक और चीज बात कर लेता हूँ आरसीबी की। तो आरसीबी पे ही शिफ्ट कर जाते हैं सीधा। आई थिंक जो हम लोग केएल राहुल का कह रहे थे कि उनके पीछे जाएंगे, ऐसी न्यूज है कि रिगार्डलेस पंत आते या नहीं आते, अय्यर आते या नहीं आते, कोई भी प्लेयर आता या नहीं आता, आरसीबी जो है केएल राहुल के पीछे जाएगी ही जाएगी। अभी कुछ टाइम पहले बहुत ही हल्ला मचा था इसके पीछे, जब कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोल दी थी कि उन्हें वो कर्नाटका कोटा बिल पास करना है। जिसके चलते हुए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी 50 to 75% जो एप्लीकेंट्स होंगे वो सारे कर्नाटका वाले लोगों को प्रेफर करा जाएगा। इसके ऊपर ओपिनियंस तो बहुत है, लेकिन वो पॉलिटिकल हो जाएगा तो अभी नहीं, डेफिनेटली हो जाएंगे। बट ऐसी न्यूज़ आई है कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो आरसीबी को थोड़ा प्रेशराइज कर रही है कि ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि आपकी टीम, आपकी स्क्वाड में कन्नड़ प्लेयर्स उतने ज़्यादा नहीं होते, एंड इसलिए आरसीबी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि एक वो कन्नड़ प्लेयर लेके आए। एंड ऑब्वियसली हु बेटर देन केएल राहुल, जो कि अपनी जाके छोड़ने वाले, अभी अपनी एलएसजी छोड़ने वाले, एंड यहाँ पे आएंगे तो एक वो ब्रांड वैल्यू वाला भी टिक लग जाएगा उनका। परहैप्स वी डोंट नो, क्या पता उनका रिवाइवल हो जाए अगर हो सकता है तो। बट जो हम लोग कह रहे थे ना कि आरसीबी बहुत ही फालतू की साइनिंग कर रही है, परहैप्स इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आरसीबी, एक एक्सटर्नल प्रेशर भी डाला जा रहा है उनके ऊपर। अच्छा, अगर इस रिपोर्ट का हम लोग देखें, क्या लगता है कितने % की ये सच हो सकती है? ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था बाय द वे, हम लोग खुद बना के नहीं बोल रहे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में है, या आर्टिकल निकला है। तो आई जनरली थिंक इसके चांसेस तो हैं, क्योंकि जब वो पूरा पास हो रहा था तब हमें देखने को मिला था कि, और ये पास इसलिए नहीं हो पाया था बिल क्योंकि
इंडस्ट्रीज ने काफ़ी हल्ला कर दिया था कि क्यों ऐसा फालतू में कर रहे हो। वही मैं अब पॉलिटिकल हो जाऊंगा अगर मैं मैं यही कहने वाला था कि बट आरसीबी पे क्या इसके चांसेस है कि प्रेशर डाल रहे हो? आई थिंक सो पॉसिबल है, एंड दैट इज वाई मे बी हमें सिर्फ आरसीबी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट शेमफुल, इट इज़ स्पाइटफुल। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। एंड क्या बोलूँ भाई, मतलब भाई अगर मैं कुछ बोलूँगा तो गवर्नमेंट पे बात चली जाएगी, लोग इनडायरेक्ट कोरिलेशन निकालेंगे इसका, बट स्पोर्टिंग वाइज इट इज़ एक्चुअली शेमफुल। एंड आरसीबी अगर ऐसा कर रही है अंडर प्रेशर तो फिर आरसीबी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेरी सिंपल वे टू पुट इट, हम लोग जो हमेशा कहते हैं कि स्पोर्ट के बीच में फालतू की पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आ रही है। अगर ऐसा सच है तो बहुत ही रेयर एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, जब पॉलिटिक्स को आना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ये यूजलेस चीज़ों का इन द नेम ऑफ प्रिजर्विंग योर कल्चर जो ये बकवास हो रही होती है, मुझे तो पसंद नहीं आती बिल्कुल भी। एंड आईपीएल को एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव और मोटिव के लिए सर्व करा जाता है। उसमें अगर आप ये सब चीज़ें ले आओगे तो आप आईपीएल की एसेंस ही किल कर दे रहे हो। इनफैक्ट क्रिकेट एज अ स्पोर्ट की एसेंस आप किल कर रहे हो। तो फिर हर चीज़ में कोटा ले आओ फिर तो। और फिर बातें यहीं तक क्यों हो रही है? फिर साउथ अफ्रीका में जैसे रेस का कोटा है वो भी ले आओ यहाँ पे, या फिर कास्ट बेस्ड कोटा भी ले आओ कि इतने इस कास्ट के इतने प्लेयर्स तो खेलने ही पड़ेंगे आरसीबी के अंदर। ये सब बकवास की बातें हैं। और अगर ये सच है तो मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है एज ए क्रिकेट फैन। एंड आरसीबी के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एम्पैथाइज करता हूँ, उनके फैन से बहुत एम्पैथाइज करता हूँ अगर ये सच निकल के आता है तो। कंसिडरिंग ऑल्सो क्योंकि उनके बजट का काफ़ी बड़ा हिस्सा केएल राहुल के लिए चला जाएगा फिर। क्योंकि ऑफकोर्स भाई तुम ये सोचो, जिंदगी में पहली बार आरसीबी के मैनेजमेंट ने एक्चुअली में दिमाग लगाया। अज्यूम करते हैं, ऑल्दो प्रोबेबिलिटी कम है, अज्यूम करते हैं कि पूरा मास्टर प्लान बना रखा है और पीछे से प्रेशर आ रहा है कि नहीं बेटा इसमें से इतने करोड़ निकालो, केएल राहुल पे डालो। पूरी स्ट्रैटेजी दोबारा बनानी पड़ रही है। वो कई सारे प्लेयर्स जो कि तुम ले सकते थे अब तुम नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हें किसी ने कह रखा है, ऊपर से पावर का प्रेशर है कि नहीं लोगे तो बेटा ऐसा हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है और अगर एक्चुअली में प्रेशर है तो हम आरसीबी को भी ब्लेम नहीं कर सकते भाई। फिर क्या ही कर लो, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। बट अगर हम लोग देखते हैं कि ये लोग प्रॉपर एक कैप्टन नहीं ला पाते इसके चलते, क्योंकि इफ यू लुक एट इट प्रायोरिटाइज शायद केएल राहुल को करा जाए इसके चक्कर में, क्योंकि उन्हें एक कन्नड़ प्लेयर लाना पड़ेगा। अगर इसके चलते उनके पास एक प्रॉपर कैप्टन नहीं आ पाता तो ऐसी रिपोर्ट्स है कि विराट कोहली से ऑलरेडी बातें हो चुकी हैं। एंड विराट कोहली मान चुके हैं इस चीज को कि उन्हें प्रॉब्ली 2 साल के लिए कैप्टनसी करनी पड़े। ऐसी न्यूज आई है। देन अगेन इसमें कितना सच है कितना झूठ है नहीं पता। एंड केएल राहुल विल बी द वाइस कैप्टन एंड उनकी 2 साल तक ग्रूमिंग हो जाएगी फॉर अल्टीमेटली बिकमिंग द कैप्टन इन फ्यूचर। केएल राहुल इज 30+। अब क्या ग्रूमिंग करनी है? मतलब वी नो ना कि आईपीएल में उनका कैप्टनसी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पर विराट कोहली कौन सा अच्छा है? एक मिनट, वो बात तो सही है। अगर तुम्हें आईपीएल की कप्तानी के लिए ग्रूमिंग करनी पड़ रही है तो भाई आईपीएल और किस लिए बना है? आईपीएल बना है कि तुम वहां पे सीधा कप्तानी करो और इंडिया के लिए ग्रूम हो। अब आईपीएल कप्तानी के लिए भी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। ऐसा कह रहे कि केएल राहुल जो है वो कैप्टनसी चाहते हैं जिस भी क्लब में जाएंगे वो, बट ही इज रेडी टू नॉट बी द कैप्टन अगर विराट कोहली के अंडर वो खेल रहे हैं। वो तो होगा ही। मतलब विराट कोहली का भी ऐसी न्यूज इंडियन टीम में जगह भी तो बचानी है भाई। विराट कोहली की भी ऐसी न्यूज थी कि वो चाहते नहीं एग्जैक्टली कि वो कैप्टनसी करे, बट सिंस आरसीबी इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही है उनको, इसलिए ही इज रेडी कि चलो ठीक है मैं 2 साल की कप्तानी संभाल लूंगा। अभी जैसे परफॉर्मेंस चल रही है शायद कप्तानी से ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसलिए। तो मुझे लगता है कि अगर केएल राहुल को आप एज अ प्लेयर लेके आ रहे हो तो वो और भी ज़्यादा सैड है। एंड एटलीस्ट कप्तानी तो देनी चाहिए अगर वो आ रहे हैं तो। बट एनी डे ऋषभ पंत को प्रेफर करूंगा फॉर आरसीबी। एंड आई होप कि द पीपल इन पावर ऑल्सो रियलाइज दिस, वरना ये बहुत ही ज़्यादा एक डार्क चीज़ रहेगी आरसीबी के लिए। एंड अगले 3-4 साल तक हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, उनका मजाक नहीं उड़ा सकते अगर वो इस रीजन की वजह से हार रही होती हैं तो। बट आई थिंक यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट में जाऊँगा मैं, जो कि एलएसजी के ऊपर होने वाला है। अभी हम लोग केएल राहुल की बातें कर रहे हैं। केएल राहुल का 99.9% कंफर्म हो चुका है कि वो एलएसजी छोड़ रहे हैं, ठीक है। वो 0.1% बेसिकली वो बस मैं 31 अक्टूबर का वेट कर रहा हूँ, वरना सब कंफर्म हो चुका है। ये क्यों कंफर्म हुआ, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन भी निकल के आया है, जो कि एज पर रिपोर्ट्स, एज पर रूमर्स भाई काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल है एक्चुअली में। ओके, तो शायद पता नहीं होगा ये। अपेरेंटली जहीर खान जो कि उनके नए मेंटर हैं और जस्टिन लैंगर जो कि उनके कोच हैं, ये लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे कि भाई क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। एंड एक बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट निकाली है, बहुत ही रिस्पेक्टेड एक मीडिया हाउस से रिपोर्ट निकाली है
कि अपेरेंटली इन लोगों ने कंक्लूड करा अपनी रिसर्च के बाद कि केएल राहुल जब भी लंबी बैटिंग करता है तो एलएसजी हार जाती है। वो स्ट्राइक रेट इशू है ना उनका। हाँ। या पढ़ा था मैंने। और इसलिए वो सोचते हैं कि केएल राहुल को लंबी बैटिंग नहीं करनी चाहिए और वो करेंगे तो टीम हार जाएगी। एंड सो वो केएल राहुल को रोकना नहीं चाहते। आई गेट वाई दिस मेक सेंस बट इट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। आई थिंक ये न्यूज जैसी आई है, इट डिपेंड्स कि इन लोगों ने फ्रेम कैसा करा है। हाँ. अगर ऐसी फ्रेमिंग करी गई है तो ऑब्वियसली डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है, बट सी T20 इवॉल्व ही ऐसे हुआ है कि इट इज नॉट मेंट फॉर बैट्समैन टू प्ले लॉन्ग इनिंग्स इन द सेंस अगर आप ट्रैविस हेड जैसे छक्के पे छक्के लगाए जा रहे हो फिर तो आप खेलो जितना खेलना है, एंड देन आई थिंक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फर्स्ट या एंकरिंग सेकंड। अगर आप मतलब वरना इनिशियली एज एन ओपनर आपका इंस्टेंट ही होना चाहिए कि मैं 10 12 15 बॉल में 30 रन बना के आउट हो जाऊं। करेक्ट। इस लेवल का खेलना चाहिए। तो मे बी थिंकिंग वो एग्जैक्टली, बट उसकी फ्रेमिंग ऐसी करी गई है इस रिपोर्ट की, देख के लग रहा है कि केएल राहुल की बेइज्जती पर पीछे लॉजिक तो बेइज्जती वाला ही है ना एक्चुअली में देखा जाए तो। मतलब बेइज्जती वाला है, बट क्या तुम ट्रैविस हेड के लिए ये कहोगे कि जब वो लंबा खेलते तो टीम हारती है? यार क्योंकि वो रेगुलरली इम्पैक्ट क्रिएट करते रहते हैं ना उसी स्ट्राइक रेट पर। तो क्लियरली उनकी T20 बैटिंग एफिशिएंसी पे क्वेश्चन हो रहा है केएल राहुल के, विच इज फेयर, बट वही बात है कि मतलब बड़े इट इज फेयर एंड इट इज स्टिल डिसरिस्पेक्टफुल आल्सो। दोनों चीजें कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। एक बहुत ही हार्श रियलिटी है जो कि मैं तो हमेशा से ही मानता आ रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि लास्ट सीजन हमने कितनी बार बोला भी था पॉडकास्ट में कि केएल राहुल एक अकेला से इंसान मुझे लग रहा था अमंग्स द टॉप क्रीम, जो कि ओपनली ये चीज़ आके बोल रहा था कि मुझे पता है कि अब T20 की डिमांड जैसी हो चुकी है कि आपको तेज खेलना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छी लगी थी बात केएल राहुल की, बट वो शायद ट्राई भी कर रहे थे बट वो फिर भी आउट ही नहीं हो पा रहे थे। वो कभी होता है भाई, वो साल बुरा गया है केएल राहुल का। तो ये चीज़ एक रियलिटी है, बहुत ही हार्श रियलिटी है। इसी के चलते हुए वो डेफिनेटली एलएसजी छोड़ने वाला है। ये सब रिपोर्ट्स आने के बाद तो कोई भी प्लेयर नहीं रुकेगा, फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट रीजंस आल्सो। एज अ प्लेयर तो वो रुकना चाहेंगे भी नहीं। अब वो ऐसा कह रहे हैं कि वो निकोलस पूरन को तैयार है कप्तान बनाने के लिए अगर कोई और कैप्टन नहीं मिलता है तो क्योंकि पहले था कि वो स्काई या फिर रोहित के पीछे जाएंगे पैसे फेंक के, अपेरेंटली वो लोग रुकने वाले हैं। तो दे आर प्रिपेयर्ड कि वर्स कम्स टू वर्स अगर हम लोग को कोई कैप्टन नहीं मिलता है तो हम निकोलस पूरन को कैप्टन बना देंगे, लेकिन हम केएल राहुल को नहीं रोकेंगे टीम के अंदर। तो अगर आप ऐसा स्टांस मेंटेन करके चल रहे हो तो केएल राहुल क्यों ही रुकेंगे। एक और जो रूमर निकल के आ रहा है वो है मयंक यादव से रिलेटेड। अपेरेंटली अब वो कैप्ड हो चुके हैं तो उनको 4 करोड़ में तो आप नहीं रोक सकते। एलएसजी कह रही है कि कोई स्ट्रेस ही नहीं है इस बात का, वो प्लेयर हमारे अंडर बना है, हमारा खुद के क्लब का प्लेयर है, वो बच्चा है वहाँ का, तो उसको हमें 14 करोड़ भी देंगे, हम वो भी देंगे। ओके तो ऐसे भी रूमर्स है कि ही कैन गेट अ वेरी हेफ्टी प्राइस, क्योंकि दे सी हिम एज अ लॉन्ग टर्म मार्केटिंग पर्सपेक्ट ऑल्सो, कि ये बंदा ऑन फील्ड तो परफॉर्म करेगा ही करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ का होम ग्रोन टैलेंट है इन अ वे, तो ये आगे से आज से 10 साल बाद तक जब इसकी जो लेगेसी बन चुकी होगी उसके ऊपर एलएसजी बहुत अच्छे से राइड कर सकती है। आई थिंक मार्केटिंग पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है तो है ही अपना मयंक यादव का। एक वो टैग ऑलरेडी लग चुका है कि इज द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर। करेक्ट। तो अगर वो उसी पे परफॉर्म करते करते सिंस वी हैव सीन कि अब उन्हें चांसेस मिलने लग गए इंडियन टीम के अंदर, अगले 2-3 साल में हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा नाम बन जाए मयंक यादव का, स्पेशली इन द T20 टीम। तो उसके चलते एलएसजी को लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एंड इफ दे आर विलिंग टू स्पेंड सो मच मनी, क्योंकि आई थिंक ऑक्शन में एक अच्छी प्राइस मिल सकती है, डिसेंट प्राइस मिल सकती है मयंक यादव को। तो इट इज़ गुड फॉर मयंक यादव ऑल्सो, एंड प्रॉब्ली राइट नाउ मे बी आपको लगे कि मयंक यादव को बहुत पैसा खर्च करके एलएसजी को लेना पड़ रहा है, बट फ्यूचर में उसके डिविडेंड्स मिलेंगे। बट इसी के चलते हम लोग जरा जीटी की बातें कर लेते हैं। हाँ, जब शुभमन गिल की बातें हुई थी, साथ ही में राशिद खान की बातें करनी है, और इसके बाद हम लोग मुंबई पे चलेंगे क्योंकि उनका भी एक रिलेशन निकल के आ रहा है यहाँ से। ये सारे टीम्स ना इंटररिलेटेड होने वाले हैं। तो तुम्हारे पास क्या, पहले तो तुम ये बताओ। हमने इसमें जितनी भी टीम्स की बात करी है, हमने एक चीज नोटिस करी है कि कितना ज्यादा एम्फेसिस है कि हमें फर्स्ट अटेंशन चाहिए। हाँ, जितने भी प्लेयर्स हर प्लेयर्स, हाँ, ऑलमोस्ट हर फ्रेंचाइज में हमें ये चीज देखने को मिल रही है। एंड प्रॉब्ली एक वो न्यूज आई थी कि एसआरएच ने ये ब्लफ करा है कि 23 करोड़ वाली डील भी एक्चुअली में है नहीं, स्पॉइलर अलर्ट, आज हर टीम की बात होगी लेकिन एसआरएच की बात नहीं होगी, क्योंकि एसआरएच ने जो काम करना था वो कर दिया अपना। और ये सारे केओस के बीच में ना एसआरएच अपने से आराम से बैठी हुई है, मतलब करना ही नहीं भाई, मास्टर स्ट्रोक था भाई उनका, आई थिंक। और ये इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हो सकता है ब्लफ हो कि 23 करोड़ वाला हो सकता है, मे बी 20 करोड़ हो या 21 करोड़, 23 करोड़ शायद ना हो, बट उन्होंने एक वो प्राइस सेट कर दिया जिसके चलते हुए सारे बड़े प्लेयर्स के मन में आग लगी है कि इसको इतना मिल रहा है, मुझे भी इतना चाहिए। एटलीस्ट अपने टीम के अंदर हाईएस्ट तो चाहिए ही चाहिए। दैट इज वाई वी सॉ कि श्रेयस अय्यर का कितना ज़्यादा मन था कि उन्हें फर्स्ट अटेंशन मिले। अब जीटी के अंदर सेम चीज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे शुभमन गिल खुश नहीं है
क्योंकि जीटी का कहना ऐसा है कि हमें फर्स्ट अटेंशन राशिद खान को देनी है। एंड जीटी में नेचुरली शुभमन गिल बिल्कुल खुश नहीं है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उनके पास कैप्टनसी भी है, वो ब्रांड वैल्यू भी लेके आ रहे हैं, एक वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं, चलो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन वो प्रोड्यूस कर चुके ऑलरेडी जीटी के साथ। तो बैटिंग पे भी आई नो इस टाइम पे क्वेश्चंस है, बट इफ यू लुक एट इट पोटेंशियल वाइज तो एक्चुअली में बहुत ही तगड़ा पोटेंशियल है शुभमन गिल का, इवन इन T20 फॉर्मेट। उसको लेके अगर उन्हें फर्स्ट अटेंशन नहीं मिल रही है तो नेचुरली वो गुस्सा होंगे ही होंगे। इसका फ्लिप साइड पता है क्या है, जो कि मैंने कवर कर रखा है? राशिद खान का भी ये सीन है भाई। हाँ, वो चाहते हैं कि उनको फर्स्ट अटेंशन और ये राशिद खान का पूरा एक हिस्ट्री है इस चीज की। उन्होंने SRH क्यों छोड़ी थी? SRH उनको छोड़ के GT क्यों गए हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे फर्स्ट अटेंशन चाहिए, उनको नहीं मिली थी वो फर्स्ट अटेंशन, तो उन्होंने कहा था मैं जा रहा हूँ फिर। तो राशिद खान हमेशा से ही बहुत अडामेंट रहे हैं कि मैं रुकूंगा तो फर्स्ट अटेंशन पे ही रुकूंगा, मुझे पता मैं क्या वैल्यू लेके आता हूँ। ऑल्दो देयर इज एन आर्ग्यूमेंट टू बी मेड, वैसे तो ऑन पेपर दोनों सेम एज के हैं, 25 साल के हैं दोनों। राशिद खान एज अ बैटर बहुत इंप्रूव हो चुके हैं, एक ऑलराउंडर के रोल में आ चुके हैं, बट उनकी बॉलिंग के जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी लिमिट हुए हैं पिछले 1-2 सालों में, इन द सेंस कि ऑफकोर्स उनकी इकोनॉमी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, अभी भी वो कम ही रन देते हैं, बट विकेट टेकिंग एबिलिटी कम हो गई है बिकॉज अब लोग उनको रीड करने लग गए हैं, विच इज़ वाई हमने लास्ट ईयर नूर अहमद को फ्लरिश करते हुए बहुत देखा था। तो इन सबके एंड अगर हम लोग ब्रांड वैल्यू की बात करें तो राशिद खान आस पास भी नहीं है शुभमन गिल, है ना? तो प्लस वो कैप्टन भी है शुभमन गिल। तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि शुभमन गिल डिजर्व्स टू बी द नंबर 1 अटेंशन, कोई डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। बट ये चीज़ फिर राशिद खान को पसंद नहीं आएगी, और राशिद खान को अगर फर्स्ट अटेंशन नहीं मिले तो उनकी हिस्ट्री रही है कि वो क्लब छोड़ के चले जाते हैं, वो लॉयल्टी वॉयल्टी फिर भाड़ में चली जाती है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इन दोनों में से किसी एक को अपनी ईगो मार के पैट कमिंस की तरह वो रोल लेना पड़ेगा, विच इज़ वंस अगेन SRH ने जिस तरीके से हैंडल करा है ना इन चीज़ों को, वो एक्चुअली में प्रेज वर्दी है भाई। सी ये चीज़ है, एंड शुभमन गिल का भी मुझे ये लगता है कि वेरी ऑनेस्टली आई वाज क्वाइट सरप्राइज विद इट। मुझे लगा था कि ये नो ब्रेनर होगा एग्जैक्टली कि उससे फर्स्ट अटेंशन मिलेगा, क्योंकि कितना बड़ा नाम बन चुका ऑलरेडी। सबसे सीनियर नाम जो है मोहम्मद शमी, पर आपसे कह सकते हो वो रिटेन नहीं होने वाला। एग्जैक्टली, वो तो और भी बड़ी न्यूज़ है। बट शुभमन गिल का आई थॉट इट इज़ अ नो ब्रेनर यार, अब उसको फर्स्ट अटेंशन प्रोवाइड करोगे ही करोगे। बट इट सीम्स लाइक कि जीटी राशिद खान को भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करती है। एंड मैं वही कहूँगा अल्टीमेटली व्हाट यू सेड कि चलो उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी हैम्पर हुई है, वो रन अभी भी कम ही दे रहा है और रन मारता भी है। प्लस अश्विन ने ऑलरेडी कह रखा है कि विकेट टेकिंग इज काइंड ऑफ ओवररेटेड इन T20s। अगर वो रन कम देगा तो नेचुरली कोई और गेन करेगा उसके चक्कर में, तो विकेट तो आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए जीटी का क्या, अगर वो ये सोच रहे कि राशिद खान ज़्यादा वैल्यूएबल एज अ T20 प्लेयर, इज इट फेयर एक्चुअली में? शुभमन गिल से क्या ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेयर है? वैल्यूएबल जहाँ पे वर्ड आ गया वहाँ पे ऑफ द फील्ड वैल्यू भी तो मतलब सिर्फ ऑन द फील्ड, सिर्फ ऑन द फील्ड अगर हम लोग T20 की बातें कर रहे हैं तो राशिद खान और शुभमन गिल में यू कैन मेक एन आर्गुमेंट। मैं वही कहने वाला था, शायद ज़्यादा वैल्यूएबल है। प्लस अपेरेंटली शुभमन गिल के स्टॉक्स थोड़े कम इसलिए भी हुए जीटी के नज़रिए में क्योंकि वो इंडिया की T20 टीम में नहीं है इस टाइम पे। मतलब है, बट क्या बात कर रहे हो, है इस टाइम पे, बट मतलब ही इज नॉट गिविंग सो मच रिटर्न्स इन द T20 फॉर्मेट इन द इंडियन टीम, एंड दैट इज उसके चक्कर में उनकी जीटी की पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ी वैल्यू कम हुई है शुभमन गिल की। एंड शुभमन गिल का इफ यू लुक एट इट, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी था, आस्क शाहरुख खान व्हाई डिड ही नॉट रिटेन मी। तो क्लियरली दिल में एक वो खोट है कि केकेआर ने मुझे क्यों रिटेन नहीं करा। एंड अगर श्रेयस अय्यर जा रहे हैं, अगर शुभमन गिल जैसा प्लेयर अवेलेबल है जो कि ऑलरेडी एक सीजन कैप्टन कर चुका है, ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट इन द फ्यूचर। आई थिंक अगर केकेआर ले आती है शुभमन गिल को तो उनका फ्यूचर सेट है भाई। सेट इन द सेंस, अभी तक हम लोग सोच रहे थे ना कि एक क्लियरली इंडियन हाई प्रोफाइल प्लेयर जो मिस कर रही है केकेआर, जिसके चक्कर में उनकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी पीछे हो जाती है। अगर वो शुभमन गिल आता है तो फ्यूचर में अगले 4-5 साल में वो CSK MI से भी शायद ऊपर जा सकते हैं। अगर शुभमन गिल ऑक्शन में आता है तो सिर्फ और सिर्फ केकेआर का ही सेंस बनता है कि वो बैंक तोड़ के उनके पीछे जाए। वो नैरेटिव भी बहुत ज़्यादा सेल करेगा। हाँ, नैरेटिव तो है। वो बेसिकली जैसे अभी हमने मयंक यादव के लिए कहा, इन अ वे शुभमन गिल इज अ होम ग्रोन टैलेंट ऑफ केकेआर, विच इज वाई वो लॉयल्टी वाला एंड वो कनेक्शन है अभी भी। तो एक वो होम कमिंग हो जाएगी उसके एक तरीके से, और वो नैरेटिव बहुत बिकेगा। तो बिल्कुल सेंस बनता है केकेआर के लिए तो अगर शुभमन गिल आ रहे हैं तो,
आई थिंक बैटिंग में भी एक वो ऑल दो शेयर्स ईयर का भी आप कह सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से एक अपग्रेड है बैटिंग के ऊपर, प्लस मोर पोटेंशियल ऑल्सो। बस ये है कि फिर आप फिल सॉल्ट और नारायण को ओपनिंग करते नहीं देखोगे, डायनामिक्स चेंज। ठीक है भाई, मतलब इतना झेल सकते हैं। प्लस नारायण कितने साल ही और ओपन करता भी। बट एक और टीम है जिसके तगड़े बहुत ही तगड़ा नैरेटिव बनेगा, वो आरसीबी है। अगर गिल आता है तो हाँ कोहली नहीं जीता पाया, बनेगा ही बनेगा। किंग नहीं जीता पाया, प्रिंस ट्राई करेगा। हमने कैसे कुछ पॉडकास्ट पहले किसी गेस्ट के साथ डिस्कस करा था कि जब WPL आया था तो ऑलरेडी न्यूज आ गई थी कि स्मृति मंदाना के पीछे तो आरसीबी जाने वाली है, क्योंकि 18 नंबर वही है, इंडियन टीम की मेन प्लेयर वही है, तो एक वो तगड़ा नैरेटिव बनेगा ही बनेगा। अगर शुभमन गिल आ रहा है तो इट इज़ अ परफेक्ट नैरेटिव फॉर आरसीबी, ऑल्दो मे बी स्पोर्टिंगली उतना ज़्यादा सेंस ना बनाए जितना बट हम लोग आरसीबी से कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आरसीबी लेके आती है तो किंग नहीं कर पाया, प्रिंस करने का ट्राई करेगा। ऑल्दो गिल और कोहली ओपनिंग वही होगा जो हम लोग पहले केएल राहुल के लिए सोच रहे थे। बट होपफुली भाई आई थिंक अगर भाई कोहली के अंडर भी वो कैप्टेंसी लेता है, कोहली हेल्प करने को रेडी होगा उसको, करेक्ट, आई थिंक उसके पर्सनल कैप्टेंसी एम्बिशन के लिए भी बहुत अच्छा है, एंड वो अल्टीमेटली इंडियन टीम को भी काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। आरसीबी का तो ऐसा है ना कि मार्केटिंग में जो भी मेन प्लेयर है सबका सेंस निकल ही आएगा, कुछ ना कुछ निकाल ही लोगे आप। पंत का भी निकल आएगा, इसका केएल राहुल का भी निकल जाएगा, गिल का भी निकल जाएगा। बट आई थिंक गिल अगर ऑक्शन में आएगा तो वो भी केकेआर से ही खेलना चाहेगा, वो चीज़ तो मुझे जेन्युइनली लगती है। तो आई होप कि अगर गिल आते हैं ऑक्शन में, केकेआर शुड डेफिनेटली गो आफ्टर हिम, एक विन विन डील ही होने वाली है। बट इसके जो अदर साइड है कि राशिद खान फिर छोड़ के चले जाएंगे अगर उनको फर्स्ट अटेंशन नहीं मिली तो यहाँ पे आती है मुंबई इंडियंस पिक्चर पे, क्योंकि मुंबई इंडियंस को एक लेग स्पिनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पीयूष चावला पे आप कब तक बैंक करते रहोगे, क्या वो रिटेन हो भी पाएंगे कि नहीं। ऐसी बातें चल रही कि अगर राशिद खान ऑक्शन में आते हैं तो मुंबई जो बैंक तोड़ने वाली है उनके पीछे। मुंबई तो सुपर टीम क्रिएट कर रही है भाई, क्योंकि मुंबई को एक कप्तान की जरूरत नहीं है। कप्तान तो सारे चारों के चारों भरे पड़े, इंडियन प्लेयर्स की जरूरत नहीं है। एक फास्ट बॉलर तगड़ा है, एक बैटर तगड़ा है, कैप्टन तगड़ा है, एक ऑलराउंडर तगड़ा है, सबका वर्ड है मुंबई का। तो मुंबई को पंत का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, केएल राहुल का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। उनको बस अपनी कमियों के ऊपर वो लूप होल्स जो है उनको ब्लॉक करना है। कोर डिसाइडेड है, बीच बीच के प्लेयर भरने हैं बस। तो मुंबई बहुत सॉर्टेड है इस मामले में। और राशिद खान अगर आएंगे तो ये भी कह रहे हैं कि वो उनके सिस्टर फ्रेंचाइज से भी खेल चुके हैं, अलग जो बाकी लीग्स होती है उसमें मुंबई के फ्रेंचाइज से खेल चुके हैं वो। तो वो एक नॉर्मल एक ऑलरेडी कनेक्शन है, मॉनेटरली भी सेंस बनता है, ऑलरेडी एक वो अंडरस्टैंडिंग है कि ये टीम में आएगा अगर, तो ये बहुत ही सीमलेस ट्रांजिशन होने वाला है। अगर वो ऑक्शन में आएगा तो हमें जाना ही जाना है इसके पीछे। तो मुंबई इंडियंस के लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर राशिद खान ऑक्शन में आते हैं तो। एंड आई थिंक हर टीम बैंक तोड़ के जाएगी राशिद खान के पीछे, वो ऐसे प्लेयर हैं। बट मुंबई का पलड़ा भारी होगा भाई, क्योंकि उनको बाकी चीज़ों का स्ट्रेस नहीं है कि मुझे उनके लिए पैसे बचा के रखने। वो उनकी शायद मार्की साइनिंग जो है राशिद खान हो सकती है ऑक्शन में, कि मैं इसके पीछे 20-30 करोड़ अलग करके रख रहा हूँ। ऑल एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो से, क्योंकि मुंबई एक वो टीम है, मुंबई और केकेआर ही ऐसी टीम्स निकली हैं अभी तक जो लोग, और प्रॉब्ली आप एसआरएच का भी नाम ले सकते हो, जो कि ऐसा सोच रहे कि हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लेयर्स रिटेन कर लें। जिसके चक्कर में हमने अभी देखा कि मुंबई इंडियंस जो है वो अपनी टीम के अंदर ही इतने सारे, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सारे प्लेयर्स को रिटेन करने का सोच रहे हैं। इसके चक्कर में उनका ऑलरेडी जो ऑक्शन के अंदर जाएंगे तो प्राइस कम ही बचा होगा। तो अगर वो एक और मेजॉरिटी शेयर राशिद खान पे खर्च कर देंगे तो बाकी टीम कैसे बनाएंगे, वो प्रॉब्लम होगी। बट वही है कि अब पीछे क्या डील चलती है उनकी आपस में। प्लस ये बात है, तुम ये सोचो 4 वो प्लेयर हो गए, एक राशिद खान, आधी टीम में तो सारे मैच विनर ही हैं। T20 के सारे बेस्ट प्लेयर्स तो उन्होंने ही लिए। अपने दिन पे कोई भी बंदा जिता देगा भाई, आधी टीम तो उसी से बन गई है, गैलेक्टिकोस है भाई लिटरली। तो मुंबई को मुझे फिर भी लगता है कि शायद ना स्ट्रेस ना लेना पड़े, क्योंकि जो प्लेयर्स वो रिटेन करना क्या वर्थ इट नहीं है, 100% वर्थ इट है भाई। तो मुंबई आई थिंक इज इन अ वेरी गुड पोजीशन। बट जो नेक्स्ट रूमर है मुंबई से, जो सबसे बड़ा रूमर है परहैप्स इस पूरे आईपीएल के सेगमेंट का, ऐसी बातें आ रही है कि रोहित शर्मा इज ऑलमोस्ट सेट टू री-कैप्टन और लीड मुंबई वंस अगेन। और ये मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ भाई सुनकर। आई थिंक मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ। इन लोगों ने प्रॉब्ली जो बैकलैश मिला है लास्ट सीजन, उसके चलते दे प्रॉब्ली गेव इन टू द प्रेशर। बहुत ज्यादा एक बुरा मूव है मैनेजमेंट से। भाई आई थिंक एक बार आपने वो चीज़ कर दी है तो अब नाउ जस्ट होप कि वो बैक करो उस चीज़ को, क्योंकि आपको इस सीजन उतना ज़्यादा बैकलैश नहीं मिलता इधर वे, क्योंकि हार्दिक पांड्या की रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री बहुत बढ़ गई है। तो उस लेवल का बैकलैश तो मिलता ही नहीं आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आपने एक स्टेप ले ही लिया था उस डायरेक्शन में, जो कि आपको 2 साल बाद वैसे भी लेना ही है,
तो फिर वो बैक करो ना उस चीज को। अब क्यों वापस पीछे जा रहे हो उसके? वापस रोहित शर्मा का क्या सेंस है कैप्टन बनाने पूरी का? दुनिया के अगेंस्ट जाके आपने हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया, विच इन माई ओपिनियन वही वंस अगेन आप 1 साल से उसको डिले कर सकते थे, बट इवेंचुअली सही डिसीजन था ही। हाँ, अब आप वापस जाके रोहित शर्मा को कैप्टन बना रहे हो, जो कि काइंड ऑफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल सेंस नहीं बनता। इवन एज अ एडमायर ऑफ रोहित शर्मा इज बैटिंग नहीं बनता, क्योंकि ना वो अब T20 फॉर्मेट इंडिया से खेलते हैं, तो ना उनकी कोई वैसी रिक्वायरमेंट है करने की, और ना ही वो मुंबई इंडियंस को अगले 10 साल तक लीड कर सकते हैं, ना ही वो एज अ बैटर बहुत ज़्यादा कुछ टेबल पे लेके आ रहे हैं। तो आप क्या बेसिकली पोर्ट्रे करना चाह रहे हो? ये स्पोर्टिंग वाइज एक काफ़ी नेगेटिव डिसीजन है मेरे हिसाब से तो। एंड मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस टाइम पे बुमराह और स्काई क्या सोच रहे हैं कि भाई हम कितने डाउन द पिकिंग ऑर्डर हैं भाई। अगर हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाना है तो सिर्फ एक ही और कप्तान होना चाहिए, जो कि सूर्य कुमार यादव है, क्योंकि वो इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। रोहित शर्मा से ज्यादा जरूरत T20 फॉर्मेट में कप्तानी करने की सूर्य कुमार यादव को है। आप मुंबई इंडियंस वंस अगेन इंडिया का बेनिफिट नहीं देख रही, अपना बेनिफिट देख रही है, विच वंस अगेन ये थोड़ी वो स्पिरिट ऑफ द गेम वाली बात आ जाती है कि मॉरली आप क्या ये सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बट मुझे लगता है लॉजिकली भी सही नहीं है भाई ये। रोहित शर्मा को कप्तानी वापस देने का सेंस क्या है? हम लोग जो कह रहे थे कि किसी और फ्रेंचाइजी में जाके वो कैप्टनसी कर सकते हैं, वो वही है कि वो भी मैंडेटरी नहीं है कि वो कैप्टन बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी वो T20 फॉर्मेट से जा चुके हैं। बट अगर वो किसी और टीम में जाते हैं जो कि ऑलरेडी ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइज है, जिन्हें कैप्टन की जरूरत है, तो वो खुद चाहेंगे कि प्रेजेंट इन द करंट सिनेरियो द बेस्ट T20 कैप्टन इन द वर्ल्ड इज रोहित शर्मा, क्योंकि वो T20 विनिंग कैप्टन है। जब मैं लास्ट वीक ये मंडे को कवर करा था कि वो महिला जयवर्धन है, प्रवीण आमरे सब आ रहे हैं वापस, तो मतलब वो एकदम से था ना कि ये सब सेटअप कराया जा रहा है फॉर रोहित शर्मा, कि आप इनको रोकोगे। आई थिंक वो तो कंफर्म हो ही चुका है कि वो रुकने वाले हैं। बट अब जिस तरीके से उनको कप्तानी भी दी जा रही है, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आप वो मैनेजमेंट पुरानी ला के, आप पुराना कप्तान ला के आप क्या करना चाह रहे हो? क्या आप डेस्परेट हो चुके हो कि आप पिछले 4-5 साल से ट्रॉफी नहीं जीते हो, तो वो हम शायद पीछे ना रह जाए नई टीम्स के? मैं वो डेस्परेशन समझ सकता हूँ, लेकिन एक बहुत ही शॉर्ट साइडेड अप्रोच है, जो कि एक ब्रिलियंट मैनेजमेंट साइड लाइक मुंबई से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। प्लस आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि यार आई डोंट थिंक सो रोहित शर्मा ने कैप्टनसी मांगी होगी खुद। नाउ दैट उनको रिमूव कर दिया गया तो मांगी तो नहीं होगी। करेक्ट। तो क्या मुंबई अपने एंड से खुद ही आके बोला कि नहीं हम आपको रोक रहे, देखो हम सारे मैनेजमेंट वाले ले आए पुराने, अब आप कैप्टनसी भी रख लो, तो रुक जाओ बस? तो क्या मुंबई का खुद से डिसीजन था, जो कि बहुत ही ज्यादा बेवकूफी होगी? अगर वो ऑलरेडी रुकने को मान गए, अब क्यों फालतू में कैप्टनसी दे रहे हो उनको? तो किसके एंड से क्या बात हुई है? क्योंकि आई जनरली डोंट थिंक कि रोहित शर्मा ने खुद कैप्टनसी मांगी होगी। तो प्रॉब्ली एक वो दूसरा सिनेरियो वही होगा कि मुंबई इंडियंस ने खुद दे दी कैप्टनसी। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, किसने क्या बोला है, बट अगर आप सामने से देखो तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज लगती है देखने बहुत वियर्ड है। आई होप कि मुंबई इस चीज में ना फंसे, क्योंकि आपने जो पिछले साल इतनी गाली खाई थी, वो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के लेने के लिए खाई थी, जो कि अननेसेसरी था गाली खाना मेरे हिसाब से तो। बट अब आप वो चीज़ अगर आपने सही करी थी, आप उसको उल्टा करके दोबारा गलत कर रहे हो, क्योंकि आप पब्लिक प्रेशर में हो या मार्केटिंग प्रेशर में हो, क्या हो, तो ये एक बहुत ही डम डिसीजन होगा। मुंबई की मैनेजमेंट इज नोन टू बी वेरी वाइज। मुझे लगता है कि ये डाउनहिल है यहाँ से, अगर मुंबई ये कर रही है तो। चाहे वो ऑक्शन में कितना ही एस कर ले। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर मान लो रोहित शर्मा 2 साल, कम से कम फिर 2 साल तो और कप्तानी करेगा, अगर कर रहा है 1 साल के लिए तो नहीं करेगा, 2 साल और कप्तानी कर रहा है, ही विल बी 40 देन। सूर्य कुमार यादव जैसे लोग 35 के आसपास के होंगे, तब क्या आप एक अर्ली 30s या मिड 30s वाले बंदे को कप्तान बनाओगे उस टाइम पे, आज से 2-3 साल बाद? और वो भी आपको कितने साल और देगा एज अ कैप्टन? 3-4 साल और। तो वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि मुंबई जानी जाती है जिस चीज के लिए, वो तो खत्म ही हो गया ना। फिर बेसिकली हर मेगा ऑक्शन में आप एक नया कैप्टन ढूंढ रहे हो, लेके आ रहे हो, तो स्टेबिलिटी कहाँ रहेगी फिर? तो आई होप कि ये चीज सच ना हो भाई, ऑल्दो इट वुड बी अ ग्रेट मार्केटिंग साइड, एंड हमारे लिए भी मतलब पॉडकास्ट पे कवर करने में बहुत मजा आएगा। अगर रोहित शर्मा मुंबई के दोबारा कप्तान बनते, वो गिल्टी प्लेजर तो होगा ही ना कि भाई क्या मस्त स्टोरी आग हो रही है। तो वो तो हमारे अंदर का एक जो फैन है क्रिकेट का, वो बोलेगा ये चीज। पर अगर लॉजिकली सोचो, दैट इज नॉट अ गुड साइड। आई थिंक जो भी मुंबई के फैंस भी होंगे, वो भी एग्जैक्टली से रेजोनेट कर रहे होंगे कि यार हाँ, वो एक दिल में वो एक गिल्टी प्लेजर तो है कि बहुत मजा आएगा ये चीज देखने में, लेकिन क्या वो सही है? वो शायद सही नहीं है। रिगार्डलेस, लास्ट 2 टीम्स की जल्दी से बातें करते हैं। पहले पंजाब की बातें कर लेते हैं। जो बहुत बड़ी मजाकिया चीज निकल के है, नहीं पंजाब से एक्सपेक्टेड था मुझे। शशांक जो है हमारे,
बहुत अच्छा परफॉर्म करा लास्ट ईयर, अनकैप्ड प्लेयर हैं, 4 करोड़ में रुक सकते हैं। जो नए रूल्स निकल के आए हैं उसके अकॉर्डिंगली आईपीएल में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जो है एक अनकैप्ड प्लेयर को सिर्फ 4 करोड़ में ही रोको, उससे ज़्यादा पैसे भी दे सकते हो एज लॉन्ग एज वो ओवरऑल बजट में फिट हो रहा हो। तो पंजाब ने कहा यार आई थिंक 4 करोड़ का इज अ फेयर डील, आपको इतने में रुकना बनता है, एक अनकैप्ड प्लेयर हो भाई। मतलब शशांक ने कहा भाई तुम भाड़ में जाओ, मैं नहीं रुक रहा यहाँ पे, मैं 4 करोड़ से ज़्यादा डिजर्व करता हूँ। अपनी बायो में से भी सोशल मीडिया के पंजाब का वो नाम हटा दिया एंड ही इज गोइंग टू दी ऑक्शन। भाई पंजाब की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है क्या? रिस्पेक्ट नहीं है, प्लस मैं ये भी कहूँगा कि मतलब आप नहीं करा, एक अनकैप्ड प्लेयर से आप इतना नहीं करवा पाए क्या कि आपको 4 करोड़ में रखवाना है? डू यू थिंक शशांक की तरफ से ये चीज़ सही है कि वो 4 करोड़ से ज़्यादा मांगे? क्योंकि उन्हें एक ही सीजन हुआ अभी तक परफॉर्म करते हुए। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एकदम ब्लाइंडली पैसे के पीछे भाग रहे हैं क्या प्लेयर? वही है सीन, ब्लाइंडली पैसों का ये, क्योंकि आई थिंक थोड़ी वो लॉयल्टी तो डिजर्व करते हैं, पंजाब भी डिजर्व करती है कि उन्होंने ही उनको चांसेस दिए और उसके चलते हुए शशांक जो लाइमलाइट में आए हैं। डू यू नो व्हाई वो भाग रहे होंगे पैसों के पीछे? ही इज 32 राइट नाउ। हाँ, उनका एक आखिरी ये प्रॉब्लम मेगा मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ भाई, हाँ ये करने के लिए या मैं वैसे एक पर्सनल पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, वो 32 के हैं। हाँ, इस मेगा ऑक्शन के बाद जब नेक्स्ट मेगा ऑक्शन आएगा वो 35 के होंगे। हाँ, तब जो टीम्स हैं वो प्रॉब्ली उतना पैसा खर्च करने को रेडी नहीं होंगी। तो दिस इज प्रॉब्ली द लास्ट बिग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हिज लाइफ। वो 4 करोड़ में क्यों रुकना पसंद करेंगे और उन्हें पता है कि उनसे ज्यादा पैसे उन्हें ऑक्शन में मिल जाएंगे। सोचो ऑक्शन में गया और 4 से कम में वो फिर तो अल्टीमेट तो पंजाब असली कर देगी। हाँ। तो आई थिंक मैं शशांक को बिल्कुल ब्लेम नहीं करना चाहता, मुझे लगता है वो जो कर रहे हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब एक ऐसी फ्रेंचाइज है भी नहीं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा लॉयल होना चाहोगे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। क्योंकि अभी जैसे ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी एक बुक निकाली है वीरेंद्र सहवाग के बारे में ना, इससे वीरेंद्र सहवाग क्या मतलब वो पूरी मैनेजमेंट ही था कि वो किस तरीके से प्लेयर्स को ट्रीट करते हैं। बोला गया था कैप्टन करोगे, फिर कैप्टनसी नहीं मिली। तो मतलब जो बंदा आरसीबी की तारीफ करने पे आ गया है तो सोचो पंजाब कितनी बेकार होगी मैनेजमेंट साइड पे। तो मुझे लगता है कि शशांक के भी बहुत ज़्यादा रीजंस होंगे छोड़ने के, एंड वो सेंस बनता भी है क्योंकि पंजाब ये लॉयल्टी वाला एक्टिंग करके कल को उल्टा ही ट्रीटमेंट दे दे तो फिर शशांक तो फंस गया बेचारा। तो इसमें कुछ सही गलत नहीं है, पंजाब का भी आई थिंक सेंस बनता है बोलने का कि भाई 4 करोड़ में तो इट इज़ फेयर, हम ही ने आपको बनाया है, जैसे कि रिंकू सिंह का केकेआर के साथ रहा है। बट मुझे लगता है कि दिस ओनली एड्स मोर मसाला टू द होल ऑप्शन एंड मेक सेंस ऑल्सो। पंजाब की तरफ से मुझे फिर भी थोड़ा शेडी पता क्यों भी लग रहा है, क्योंकि जो नेक्स्ट रूमर है कि अर्शदीप सिंह को ये लोग 18 करोड़ देने को तैयार नहीं हो रहे हैं एंड इसके चलते हुए शायद अर्शदीप सिंह भी रिटेन नहीं होंगे। तो पंजाब बेसिकली पूरी नई टीम बनाने का दो एक अगेन आप ना एक फिर से वही एग्जांपल देख रहे हो कि एक प्लेयर जो था वो चाहता था कि उन्हें अपनी टीम का फर्स्ट अटेंशन मिले, जिसको पंजाब ने मना कर दिया, विच इज अर्शदीप सिंह। अगर अर्शदीप सिंह को 18 करोड़ नहीं दोगे तो किसे दोगे भाई? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अर्शदीप सिंह एक अच्छा केस बना सकता है बोलने का कि अगर मैं ऑक्शन में जाऊंगा ना तो मैं 18-20 में बिकेगा। अगर वो T20 वर्ल्ड कप का हाईएस्ट विकेट टेकर है, इंडियन है, आप उसको देने को रेडी नहीं हो 18 करोड़, तो फिर आप किसे दोगे? एंड वही ना ये पूरी न्यूज़ ये है इस टाइम पे पंजाब के अराउंड कि रिकी पॉन्टिंग चाहते कि एकदम पूरी एकदम नई टीम बनाए एंड दैट इज वाई ऐसा कहा जा रहा है कि वो 100+ करोड़ के साथ जाने वाले हैं ऑक्शन के अंदर। एंड इसलिए वो जो हमने शुभमन गिल की बात करी थी, एक पंजाब भी वो टीम है जो कि उसके पीछे भागी क्योंकि वो पंजाबी है शुभमन गिल। बट वो सेम चीज अर्शदीप सिंह के लिए अप्लाई होती है भाई। मैं वही कह रहा था कि एक वो प्रीमियर फास्ट बॉलर आपको मिल रहा है, आप उसको क्यों नहीं दोगे? वो पंजाबी है वो बंदा। हाँ वो भी पंजाबी है राइट, तो उसको क्यों नहीं? मार्केटिंग वाइज ब्रांडिंग वाइज एक सेंस बनता है, आप एक लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकते हो उसके पीछे। हम लोग देखते हैं कि आरसीबी जो है वो सिराज के पीछे इतना पड़ी हुई है क्योंकि वो एक अच्छा ब्रांड वैल्यू लेके आएगा टीम। तो वहां पर भी वो रूमर्स है ना कि वो ब्रांड नहीं रिटेन चेंज करेंगे। मतलब चलो इतने साल से तो पड़ी हुई थी क्योंकि वो एसोसिएट हो गए थे। अर्शदीप सिंह फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ हिज आईपीएल करियर ऐसा दिख सकते हैं कि वो एक आगे जाके पंजाब के लेजेंड बनते हैं। तो आप क्यों नहीं रोकना चाहोगे? इससे बेटर आपको क्या फेस वैल्यू मिलेगी, किस प्लेयर की मिलेगी? अगर आपको 100+ करोड़ के साथ जाना है तो 18 में रोको उसको, फिर बाकी ले जाओ भाई ऑक्शन में, बाकी बनाओ फिर टीम। बहुत ही ज्यादा फालतू चीज होगी अगर वो अर्शदीप सिंह को रिटेन नहीं करते, क्योंकि आई थिंक प्रॉब्ली पूरी टीम के अंदर वही एक ऐसा नाम है जो कि रिटेन होने लायक भी है सबसे ज्यादा। हाँ आई थिंक नो ब्रेनर थे। एंड वही जो लोग कहेंगे कि शायद 18 करोड़ डिजर्व नहीं करते, मुझे पर्सनली लगता है देखो ऑक्शन कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्या पता 8-9 करोड़ में मिल जाए। बट अगर हर्षल पटेल जैसे इंसान अगर 11, 12, 13 करोड़ में जा सकते हैं, पोटेंशियल लगते हैं वो 10+ का बेसिकली, सैम करन जैसे इंसान अगर इतने महंगे बिक सकते हैं,
आई नो वो दोनों काइंड ऑफ बेटर बैटर्स हैं अर्शदीप सिंह से, तो डेफिनेटली, बट अर्शदीप सिंह एज, नेशनैलिटी, पोटेंशियल, इंडियन लेफ्ट आर्म बॉलर प्रोफाइल कहाँ मिलता है, हाँ सब ऐसा है कि आप 18 करोड़ से महंगे बिकोगे। तो मुझे तो लगता है कि ये एक घोर मिस्टेक है अगर पंजाब इनको नहीं रोकती है तो, एंड ये एक्सपेक्टेड है पंजाब से, मैं सरप्राइज नहीं हूँ। बट जो लास्ट फ्रेंचाइज होने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स एंड थाला हमारे ऑफ कोर्स, मैं एक चीज़ बताता हूँ फिर तुम बताना तुम्हारा। धोनी ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि आई जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय माई लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ IPL, और IPL का बेसिकली क्रिकेट, ईयर्स एस आता है एंड में। Has he given us a spoiler? भाई what is he thinking? What is blood thinking? एक वो मैंने कुछ दिन पहले एक रील देखी थी जिसमें वो दिखाते हैं धोनी की मूवी में, जब वो उसके पापा कहते हैं उम्र भर तो क्रिकेट नहीं खेल पाओगे ना, जब क्रिकेट नहीं खेल पाओगे तो क्या करोगे, तो एक बंदा नीचे कमेंट में लिखता ब्लड प्रूव्ड हिज फादर रॉन्ग इन 2 ways, क्रिकेट भी खेल लिया और उम्र भर भी खेल रहे हैं। एक अभी वो वाला मीम था बहुत तगड़ा, ऑफ कोर्स ये फन वे में, जो ऋषभ पंत का भी जो रन आउट हुआ है ना, वो भेजा था मैंने शायद, नहीं मैंने देखा नहीं। ऋषभ पंत का भी रन आउट हुआ था कोहली के साथ, तो उसमें ऋषभ पंत ऐसे दुखी होके जा रहा है और कोहली पीछे खड़ा हुआ है, और ऋषभ पंत के ऊपर वो स्पीच वाला बना रखा है इस टुकटुकी को इस प्रेशर सिचुएशन में भी क्विक सिंगल लेना है। ऑल तो गलती ऋषभ पंत की थी, बट कमिंग बैक फ्रॉम मीम्स, MS Dhoni saying कि I just want to enjoy my last few years of IPL. It is very clear to me कि और other of cricket कि शायद ये लास्ट सीजन नहीं होगा भाई MS धोनी का। Which is probably a good sign for CSK, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक सीजन के लिए रोकते तो गलत होता। हमने पहले भी कहा था कि अगर धोनी को रुकना ही है, CSK को रोकना ही है धोनी को, तो फिर आप देखो भाई फिर अगले मेगा ऑक्शन तक रोके। तो अगर वो 3 साल तक खेलने को रेडी है तो इट इज परहैप्स अ गुड साइन फॉर CSK। आई थिंक अगर वो इस मेगा ऑक्शन में रुकेंगे कम से कम 2 साल और तो खेलना ही चाहिए, एंड वो सही भी होगा MS धोनी के पार्ट पे। आई थिंक अगर MS धोनी सिर्फ 1 साल खेल के रिटायर हो जाते और मेगा ऑक्शन में एक रिटेंशन स्पॉट भी लेते तो वो अनफेयर हो जाता CSK के लिए। तो मुझे लगता है कि ऑल्दो भाई धोनी एक ऐसे इंसान है जो कि कुछ बोल के अभी हो सकता है अगले साल रिटायरमेंट भी ले, हर साल के एंड में उनका आता है कि अब वो देखेंगे कैसा फील कर रहे हैं, वो जनवरी आते रहते हैं और तब तक पता चलेगा कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं कि अभी उन्होंने बोला कि फ्यू मोर ईयर्स और वो रिटायरमेंट ले लें 1 साल के बाद ही। बट मुझे लगता है अगर मैं इसको लॉजिकली भी ब्रेक डाउन करूं तो इट मेक सेंस कि वो इंसान 2025 ही नहीं 2026 का IPL भी खेलेंगे, और अगर भगवान ने चाहा, अगर बॉडी ने साथ दिया तो 27 का IPL भी खेलते हुए देख सकते हैं, जिसके बाद फिर वो मीडिया राइट्स जो है दोबारा रीनेगोशिएट होंगे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, और तब शायद वो मीडिया साइकिल जब खत्म होगी तो शायद धोनी भी कहेंगे यार ठीक है अब मेरा हो गया 3 साल और खेल लिए। अगर आप किसी भी धोनी फैन को कहते हो कि अभी धोनी 3 साल और खेलने वाले हैं, इट इज अ ट्रीट फॉर दैट गाय। 3 साल बहुत होता है भाई। तो a very good news for all the Dhoni fans, for all the CSK fans, and I think it is a good move on Dhoni also कि अगर आप रिटेंशन ले लो तो फिर आप खेलो 2 साल। रिस्पॉन्सिबल मूव है काफी, एंड इसी के चलते जो CSK की रिटेंशन आई है, बेसिकली 4 प्लेयर्स रिटेन करने का वो सोच रहे हैं, जिसमें फर्स्ट रिटेंशन इज गोइंग टू रविंद्र जडेजा 18 करोड़ की। देन जो नेक्स्ट रिटेंशन होगी वो ऋतुराज गायकवाड़ को जाएगी एज कैप्टन। दिस इज ऑल्सो सरप्राइजिंग, मुझे लगा था गायकवाड़ को फर्स्ट मिलने वाला। वही just goes on to show once again कि CSK clearly have never seen Gaikwad as the first option for कप्तानी या फिर for other reasons also. Right. जडेजा को I think first retention मिलना, I was quite surprised with it, क्योंकि अब एज भी थोड़ी अलग जा रही है, T20 में रिटायरमेंट भी ले लिया है। I think एक काउंटर आर्गुमेंट ये बनेगा शायद कि CSK is that franchise जो कि सीनियोरिटी को बहुत रिस्पेक्ट देती है एंड पैसे उसके हिसाब से करती है। वो हो सकता है, वो एक अग्रीमेंट होती है, प्लेयर्स में भी एक अनसेड अग्रीमेंट होती है कि हाँ मुझे पता है मैं शायद ज़्यादा वैल्यू लेके आ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आप ज़्यादा सीनियर हो आप शायद ज़्यादा पैसे डिजर्व करते हो, विच इज़ अ गुड कल्चर एक्चुअली में देखा। हाँ मतलब अगर कोई प्लेयर रिवोल्ट नहीं कर रहा तो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल चीज़ है। या जो थर्ड रिटेंशन हो लिया है वो पथिराना को मिलने वाली है फ्रॉम श्रीलंका जो प्लेयर है, एंड जो फोर्थ है वो एज एन अनकैप्ड प्लेयर MS धोनी रुकने वाले हैं, विच मीन्स जो बाकी प्लेयर्स बचे रचिन रविंद्र, कॉनवे, दुबे, इन सब के लोग RTM में ट्राई करेंगे, जो कि इट मेक्स थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि ये सारे प्लेयर्स काफ़ी महंगे बिक सकते हैं। अब द पॉइंट इज, जो मैंने पहले कहा था कि मैं ऋषभ पंत टू CSK वाला चीज़ बताऊंगा कि क्यों वो नहीं जा सकता। अपेरेंटली धोनी कह रहे हैं ये चीज़ कि वो कॉनवे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो एज अ विकेट कीपर कॉनवे को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि कॉनवे रुके CSK के अंदर, एंड अगर CSK कॉनवे के पीछे जा रही है एज विकेट कीपर
तो उन्हें लगता है कि फिर ज़बरदस्ती में एक और विकेट कीपर के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो ऋषभ पंत के पीछे उतना हाथ धो के नहीं पड़ने वाले। अगर भाई ये अब सस्ते में आ जाएगा तो फिर मुझे लगता है बेवकूफ़ी है, बहुत बेवकूफ़ी है भाई, वो इंडियन विकेट कीपर है और क्या चाहिए आपको। तो अगर वो कॉनवे वाला जो भी, प्लस आई थिंक इसके पीछे कितनी सच्चाई है, क्योंकि MS धोनी और ऋषभ पंत का हमने देखा रिलेशन बहुत ही अच्छा है, तो वो क्यों चाहेंगे कि कॉनवे रुक जाए। शायद अंडर प्ले कर रहे हो, लाइक धोनी एंड CSK इज नोन फॉर दिस। CSK का CEO अभी कह रहा था कि हमें पता भी नहीं कि हम रिटेन करेंगे, हाँ हो सकता है, ड्रामा तो करती है, फेक न्यूज़ हो सकता है, उन्होंने जबरदस्ती फैलाई हो ताकि ज्यादा भाव ना मिले उस चीज को एंड ओवर प्राइस ना हो जाए कहीं ऑक्शन के अंदर जाते जाते। दिस कुड बी अ मास्टर स्ट्रोक, बट मैं वही कहूंगा क्योंकि ये रूमर का एक्चुअली में इफ यू लुक एट इट लॉजिक कुछ सेंस बन नहीं रहा बहुत ज्यादा। अरे CSK माइंड गेम्स खेलने में बहुत तगड़ी है भाई, तो वो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऋषभ पंत आ रहे हैं वंस अगेन, इफ देयर इज वन टीम जिनका सेंस बनता है ऋषभ पंत को लेने का, वो है अपने CSK, एंड गायकवाड एंड CSK शुड विद रिस्पेक्ट हैंडल एंड हैंड ओवर द कैप्टनसी टू ऋषभ पंत, मेरे हिसाब से तो हम हमेशा से मेंटेन करते हुए आएंगे। तो CSK का आई थिंक रिटेंशन तो मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है। वो हमेशा वही क्वेश्चन आएगा सचिन रविंद्र और शिवम दुबे के बीच का, जो कि परहैप्स हमें आंसर तभी पता चलेगा अभी 2-3 दिन में। जडेजा का रिटेंशन ऊपर होना इज अ साइन फॉर मी कि गायकवाड अगर फर्स्ट रिटेंशन स्पॉट भी नहीं रख रहे हैं, क्या अगर पंत आता तो उनको कप्तानी दे दी जाएगी। तो एंड आई थिंक पता है लॉजिकली हाँ भी होना चाहिए आंसर। मुझे लगता है कि लोग जितने भी गायकवाड फैंस है बहुत ज्यादा आइडल वर्शिपिंग करने लग गए। आई थिंक आइडल वर्शिपिंग लॉजिकली सोचो एक सेकंड के लिए, वो फोर्स करना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब उन्हें लग रहा है कि वो इतना फोर्स करेंगे कि वो चीज सच हो जाएगी। नहीं मानती पूरी दुनिया तो। ऐसा अभी BJT की भी स्क्वाड आई है तो बहुत ज्यादा जबरदस्ती की वो बन रही है, अभी उसको हम लोग बात करेंगे उसके बारे में आगे। तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट नोट होगा इंडियन टीम के लिए, एंड इसी नोट पर लोग इंडियन टीम पर स्विच भी कर देते हैं। जो इंडियन न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ है, हम लोग 12 साल के बाद 4331 डेज के बाद हम लोग इंडिया पे एक सीरीज हारे हैं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रीक्स एवर। आई थिंक ईयर वाइज देखा जाए तो सबसे लंबी स्ट्रीक है हिस्ट्री में टेस्ट क्रिकेट की। सीरीज वाइज ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा लंबी स्ट्रीक थी, बट कम सालों में ज्यादा सीरीज खेल ली थी हम लोगों ने। 12 सालों के बाद हम जो हारे हैं ये सीरीज, सबसे पहला जो टॉक पॉइंट होने वाला है, ये मैच वाला डायसेक्ट हमें करना नहीं है, ये बातें हमें करनी है कि गोइंग फॉरवर्ड इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में फ्यूचर जो है वो कैसा पैन आउट करना चाहिए। उसके रिलेशन में हम लोग अभी जो गलतियां हो रही हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं। क्योंकि लेजेंड आप कुछ महीने पहले कहते तो आपको लगता कि नहीं इंडियन टेस्ट टीम सॉर्टेड है एकदम, एंड हम एकदम से हम लोग हार गए हैं, क्योंकि तो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एकदम से टीम के ऊपर। जो ये हारे हम लोग सीरीज, इसका ब्लेम किस पे जाना चाहिए? रोहित शर्मा या गौतम गंभीर या दोनों? हाँ, आई थिंक सिर्फ रोहित शर्मा पे तो ऑब्वियसली नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग सिर्फ रोहित को ब्लेम कर रहे हैं और जीजी को एकदम फ्री हैंड दे दे रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि जब क्रेडिट देने की बात आती है तो जीजी हो रहा होता है। और जो लोग सिर्फ गौतम गंभीर को ब्लेम कर रहे हैं और कप्तान को तो कुछ कह ही नहीं रहे, ऐसे भी लोग हैं जो रोहित शर्मा को ब्लेम कर ही नहीं रहे बिल्कुल भी, वो भी बहुत ही गलत है भाई। आई थिंक जो भी लीडरशिप के पार्ट हैं, चाहे वो कोच हो चाहे वो कप्तान हो, सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, एंड किसी को भी फ्री हैंड नहीं देना चाहिए। जब तारीफ हो रही थी तो भर की हो रही थी तारीफ, तो जब अब रियलिटी आ रही है तो उसको भी फेस करना जरूरी है। दैट इज आई वुड से कि पहली बात तो सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले भाई कोई वो फालतू आर्ग्यूमेंट मत लेके आना कि वो अभी T20 वर्ल्ड कप जीता था तो आप लोग इस चीज़ को लेके क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे थी तारीफ भी तो करी गई थी। अगर हमने इतनी बड़ी चीज़ पिछले 12 साल में हम लोग नहीं हारे थे, हार गए अब इस टाइम पे, तो ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम है और वो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा ही कैप्टन को। अब पता है यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, तुम याद करना जब गौतम गंभीर कोच बनने वाले थे इंडियन टीम के, हमने तब पॉडकास्ट में कहा था, इनफैक्ट मुझे याद है मैंने ये IPL के टाइम पे कहा था जब गौतम गंभीर का न्यूज़ भी नहीं आई थी कि इंडियन टीम को कैप्टन करने वाले हैं, कि अगर ये इंसान इंडियन टीम के कैप्टन बनते हैं तो आइडियल रोड मैप क्या होना चाहिए कि गंभीर T20 के कैप्टन कैप्टन कह रहा हूँ कोच बने, बहुत हुआ तो ODI के कोच भी बन जाए, व्हाइट बॉल सेटअप के, रेड बॉल सेटअप में अभी रखो राहुल द्रविड़ को, 1-2 साल ग्रूम होने दो, गौतम गंभीर को समझने दो राहुल द्रविड़ के अंडर, एंड फिर इवेंचुअली हैंड ओवर कर दो गौतम गंभीर को टेस्ट की कोचिंग भी। क्योंकि सिर्फ T20 में मेंटरशिप के बेसिस पर अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो टेस्ट मैचेस में कोचिंग अच्छी कर पाएंगे इंडियन टीम की, तो बहुत अनफेयर है। प्लस एक अनरीजनेबल एक चीज BCCI ने करी भी थी, हमने कॉल आउट भी किया था उस टाइम पे करी थी, एंड वही जयशाह ने ये चीज बोली थी कि अगर गौतम गंभीर जैसा प्लेयर जो खुद ही कह रहा है कि मुझे तीनों की चाहिए, तो फिर मैं किस मुंह से मना करूंगा। बट अगर आप खुद कह रहे हो तो फिर आपको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ेगा। या सेम गोस फॉर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वाज नेवर अ बेटर टेस्ट कैप्टन देन विराट कोहली।
एंड वो एक कंटिजेंसी के चक्कर में है, क्योंकि विराट कोहली ने खुद ही कहते हैं मुझे कप्तानी नहीं करनी है फॉर वट एवर रीजंस। रोहित शर्मा की टेस्ट कैप्टेंसी में डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो डिसीजन मेकिंग थोड़ी ज़्यादा डिफेंसिव तो होती है। वो एक ओडीआई या फिर T20 सेटअप वाला दिमाग चलने लग जाता है कि मैं रन्स को रोक के भी विकेट इंड्यूस कर सकता हूँ। विराट कोहली की कप्तानी टेस्ट में डेफिनेटली ज़्यादा अग्रेसिव थी, एंड वो होता ना कि बॉलर्स पे ओनस था कि अब तुम विकेट निकाल के दोगे मुझे। मैच को कंट्रोल करना फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रन्स थोड़ा कम था। आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि विराट कोहली के टाइम पे जो खेलने का स्टाइल था ये पिछले 2-3 साल में बहुत बदल गया है। हर एक टीम जो अब एक फास्टर रन रेट से खेल रही है, प्लस पिचेस इन इंडिया वर फार मोर रैंक टर्नर्स। बट मुझे लगता है कि वो सब रीजंस देके कहना कि इसलिए विराट कोहली टेस्ट मैचेस जीत रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होगा उसके रिकॉर्ड के लिए। आई थिंक देयर इज नो कंपैरिजन। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में डेफिनेटली फ्लॉज तो हैं। टेस्ट कप्तानी में मुझे लगता है वाइड बॉल सेटअप में ही इज फार सुपीरियर, वो तो हमने हमेशा से क्लियरली मेंटेन करके रखा हुआ है। बट सेम गोस फॉर कोहली इन रेड बॉल फॉर्मेट भाई, मतलब कोई कंपैरिजन है नहीं। एक मैंने सुबह अभी ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले एक रील थी जिसमें ये लिखा था कि विराट कोहली का दुर्भाग्य था कि वो धोनी के बाद वाइट बॉल कैप्टेंसी कर रहे थे, और रोहित शर्मा का ये दुर्भाग्य है कि वो विराट कोहली का रेड बॉल कैप्टेंसी कर रहे हैं, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। कह सकते हो आप, ऑल्दो भाई अगर आप उस स्टैचर के पेड़ हो तो आपसे एक्सपेक्टेड तो होगा ये सब करना। सेकेंडली, जैसे हमने गौतम गंभीर के लिए कहा कि वो 3 फॉर्मेट के कोच नहीं है, इंडिया कब जागेगी और उनको समझ में आएगा कि 3 फॉर्मेट के 3 अलग कैप्टन होने भी जरूरी है। इसका सबसे बड़ा कैप्टन 3 फॉर्मेट के 3 अलग होने जरूरी है, या फिर वाइड बॉल रेड। हाँ, ओडीआई और टेस्ट ओवरलैप नहीं कर सकते। अब टेस्ट एक अलग स्पेशलाइजेशन बन चुकी है, और टेस्ट में तुम्हें बताऊं, टेस्ट का जो अभी सीन है ना वो बहुत अनसर्टेन है इस वक्त। जब से ये जो एक नया फ्लेवर आया ना टेस्ट मैचेस में कि हमें थोड़ा तेज भी खेलना है, अभी एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है टेस्ट मैचेस में। वो दिन गए कि आप हर एक सेशन में 90 रन मार रहे हो 30 ओवर में, 3 रन पर ओवर की रन रेट से, और वो दिन अभी आए नहीं कि आप 6 रन पर ओवर की रन रेट से खेलने वाले हो, जो कि कभी आएंगे भी नहीं। एक जो इंडिया का अप्रोच हमें पिछले 1 साल में देखने को मिला है ना रोहित शर्मा के अंडर, कि हम थोड़ा सा इंटेंट के साथ खेलेंगे, आई थिंक अभी हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि बैस बॉल जा रही थी, और वो एक गलत डायरेक्शन है। आई थिंक रोहित शर्मा ने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करा है, क्योंकि मुझे लगता है इस इंटेंट के पीछे का जो इंटेंशन है वो सही है एकदम। बेसिकली वो दिमाग से डर हटाने वाली जो बात है। बट टेस्ट मैच में यू विल ऑलवेज हैव टू प्रायोरिटाइज टाइम ओवर रन्स। बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, सो समझो। समय, कितने समय के लिए खेलना है, वो हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी होगी ओवर कितने रन्स के लिए खेलना है। जब आप समय के लिए खेलोगे तो रन्स अपने आप आ जाएंगे, पर अगर आप रन्स के लिए खेलोगे तो हो सकता है आपने पीछे 2 दिन छोड़ दिए जिसमें मैच पहले खत्म हो गया। समझ रहे हो? समय को प्रायोरिटाइज करोगे तो रन्स एक कॉन्सिक्वेंस की तरह आती ही रहेंगे। इंपॉर्टेंट दोनों हैं, लेकिन पहले समय के लिए खेलना जरूरी है। विच इज वाई टेस्ट मैचेस में हमेशा राहुल द्रविड़, पुजारा जैसे लोग रेलेवेंट रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, आई थिंक ऐसी टाइप की सीरीज में, क्योंकि स्पेसिफिकली इन द लास्ट जो हम लोग टेस्ट मैच देखा हमने, जिसमें हम लोग ऑलरेडी सीरीज हार चुके हैं, अब सेकंड टेस्ट मैच जो हारे हम लोग, उसमें वी हैड 2 days कि हम लोग 350 रन बना दें, पर हम लोग पहले दिन में ही निपट गए। एंड उसी में आपको लगता है कि एक वो वैसे टाइप के प्लेयर्स होते, दैट इज वाई यू सी कि अब एकदम से सबकी फील्ड में पुजारा, रहाणे, सबकी रील्स आने लग गई होंगी कि ऐसे टाइप के प्लेयर्स की कितनी वैल्यू थी। एंड डेफिनेटली वो वैल्यू थी, एंड कुछ हद तक वी आर काइंड ऑफ मिसिंग, क्योंकि हमने ना टेस्ट क्रिकेट में ये जो ट्रांजिशन आया आफ्टर दैट WTC फाइनल, जहाँ पे हमने पुजारा और रहाणे ऐसे प्लेयर्स को जाने दिया था, वी प्रॉब्ली डिड नॉट रियलाइज कि कितना ज्यादा वो बड़ा गैप था। अभी की बात करेंगे उसमें भी बताइए लोगों को क्यों रोना कर रहे हैं। नहीं, मैं वो डेफिनेटली कहने वाला हूँ कि अगर इसका मतलब, क्योंकि हम लोग मिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको वापस लिया। आपको नई टीम इस तरीके से ग्रूम करनी पड़ेगी, बनानी ऐसी पड़ेगी कि उनके गैप्स फिल हो जाए। डज नॉट मीन कि आप वही प्लेयर्स को वापस ले आओ। अब सचिन तेंदुलकर को कह देंगे कि भाई आके खेल लो प्लीज, क्योंकि हम खेल नहीं पा रहे, तो वो प्लेयर को वापस आने वाली बात तो एकदम फालतू है। बट इन जनरल ऑल्सो इफ यू लुक एट इट, आई थिंक ये टेस्ट क्रिकेट का खेलने का तरीका जो हम लोग कह रहे थोड़ा चेंज हुआ है, वही इंटेंट प्रॉब्ली सही है। एंड रोहित शर्मा ने ये चीज़ बोली थी कि हमें माइनर ट्वीक्स करने पड़ेंगे इधर उधर, वही तो प्रॉब्ली उसने वो चीज़ एक्नॉलेज कर लिया है। ही नोज दैट। अब वही है कि वो कितनी जल्दी चीज़ हो पाती है, क्योंकि वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग टाइम बचा नहीं है अब। ऑल्दो पता एक चीज़ जो मैं पूरे टीम के डिफेंस में कहूँगा, यही वो टाइम था जब इंडिया हारती। ये 12 साल की स्ट्रीक है, ये
भाई देखो यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हमेशा से वो नहीं होती, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो चीज स्टार्ट होती है उसका अंत होता ही होता है। क्या मैं उसका इंग्लिश वर्ड बोल लूँ कि एग्जैक्टली उसको कहते हैं क्या, बट किसी चीज़ का खत्म होना, डेथ होना इनएविटेबल है, ठीक है, अमर नहीं है कोई भी चीज़। तो ये 12 साल की स्ट्रीक चाहे 20 साल खिंचती, लेकिन कभी ना कभी तो खत्म होनी ही थी। आई थिंक वी गेट वेरी डिसेंसिटाइज्ड टू द फैक्ट कि 12 साल में टीम का एक ट्रांजिशन कभी ना कभी तो आएगा, और अभी वो ट्रांजिशन चल रहा है। कभी ना कभी तो इंडिया को हारना ही था, अभी ही हार सकती थी, अभी हार गई। सिर्फ हारने की बात नहीं है, आई थिंक जिस तरीके से हारी है और जिस टीम से हारी है, प्रॉब्ली इसलिए लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि हारना गलत था, मेरे हिसाब से जीतना चाहिए था। हम तो 3-0 मान के चल रहे थे, पर मैं कह रहा हूँ अगर इंडिया कभी हार सकती थी तो वो यही साल था। एक नया नंबर 3 आप खिला रहे हो, जो कि पिछले 20 सालों की जो प्रोफाइल है जब से द्रविड़ है, लेट 90s से, उससे डिफरेंट है। एक बहुत ही बड़ा स्टेप है ये। एक नया कप्तान है परहैप्स, जो कि उस लेवल के नहीं है जैसे विराट कोहली थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स, रोहित शर्मा तो चलो ये जो स्ट्रगल है वो अभी इसी साल आया है, जब से वो ओडीआई में उनका एक जब नया, अभी पता है हर्षा भोजन ने चीज़ बोली, बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी, जब से ओडीआई में उनका एक रीइन्वेंशन हो गया ना, तब से उनका टेस्ट मैचेस में एकदम से थोड़ा सा खींचने लग गया। क्योंकि ऑल्दो WDC के टॉप स्कोर अभी भी रोहित शर्मा ही है इंडिया के लिए, बट वो पिछले 1-1.5 साल में थोड़ा सा डाउनफॉल आना शुरू हुआ है। विराट कोहली का डाउनफॉल पिछले 5 साल में, अभी अगला पॉइंट वही है हमारा, इनएविटेबल है वो। सरफराज खान, ऋषभ पंत बीच में चले गए थे, नए बॉलर जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज एक मेन स्टे बन रहे हैं अभी टीम के, शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल जैसे इंसान आ रहे हैं, तो टीम में काफ़ी यंगस्टर्स भी हैं भाई। ये ट्रांजिशन आ रहा है, थी इंडिया काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही है ट्रांजिशन को, बट वो कभी ना कभी ढीला पड़ना ही था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज कमेंट्स? रोहित शर्मा, मुझे लगता है दे हैव बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। नहीं, क्यों? जो उसने ये बोला कि यार 12 साल में एक बार तो अलाउड है, आई नो उसका इंटेंशन सही था उसका, हाँ वो एक्चुअली बोलने का तरीका तुम देखोगे तो समझ में आएगा। नहीं डेफिनेटली आई थिंक, बट देयर आर सम थिंग्स दैट यू कांट से एज द कैप्टन। अगर आपको थोड़ा, यू शुड बी एबल टू रीड द रूम। आपको पता होना चाहिए कि लोग का सेंटिमेंट क्या है इस टाइम पे, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप हार गए, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि 12 साल में एक बार तो चलता है, ऑब्वियसली चलता है 12 साल में एक बार, बट जिस तरीके से आ रहे हो, फाइट नहीं दे पाई इंडियन टीम। हमने जो फर्स्ट टेस्ट मैच में तारीफ करी थी इंडियन टीम की, कि एक पॉजिटिव साइड भी देखने को मिली कि कैसे उन्होंने कमबैक करने का ट्राई करा, सेकंड टेस्ट मैच में तो बिल्कुल ही नहीं देखने को मिला वो। तो एज अ कैप्टन आपको उस टाइम पे ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी। परहैप्स बट मुझे लगता है कि वही जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी, वो लोगों ने शायद देखा नहीं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे लिखा हुआ देख लिया, उसके चक्कर में बोलते। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी क्योंकि तो वो इंटेंशन बहुत अलग था। इनफैक्ट उसके वर्ड्स को ट्विस्ट भी करा गया। उसने ये भी कहा था कि हमने जो हमारा रिकॉर्ड रहा है पिछले 12 साल में, उसके वजह से हमने एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करी है कि हम जीतना हमें चाहिए ही चाहिए, और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है एज मीडिया, ये हमारा ही एक वो है। तो उसमें लोगों ने ट्विस्ट करके बोल दिया कि रोहित शर्मा कह रहा है कि ये आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी, कभी ना कभी तो हम हारेंगी। अच्छा, तो ऐसे बहुत बदतमीजी हुई है, बट डेफिनेटली आई थिंक कप्तानी में फ्लॉस तो हैं। एंड रोहित शर्मा अगर WDC जीतते हैं तभी वो इस चीज को रिडीम कर सकते हैं, वरना ये एक वो स्पॉट रहेगा। मैं वही कहना जैसे कि विराट कोहली के लिए वो वाइड बॉल में रहेगा। अब द ओनली वे हम लोग रिडीम कर सकते हैं इस चीज को अगर हम लोग WDC फाइनल जीत जाए, क्योंकि नोबडी इज क्वेश्चनिंग रोहित शर्मा इन दी वाइड बॉल सेटअप, कोई डिबेट नहीं है। बट रेड बॉल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक वो ब्लैक स्पॉट है अभी। एंड प्लस फाइनली अगर कोई इस चीज को क्रिटिसाइज कर भी रहा है तो आई वुड जस्ट से धोनी ने 2016 में ये चीज बोली थी, जब वो टेस्ट कैप्टनसी छोड़ चुके थे ऑलरेडी, कि ये जो चल रहा है ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा चल रहा है ना, ये होप कि बहुत देर तक चले, बट कभी ना कभी इसका अंत आएगा एंड आपको रेडी होना चाहिए उस चीज। हाँ, तो मैं बिल्कुल बता, सही कह रहा हूँ। इनफैक्ट अब यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट दिग्गज है हमारे, विराट कोहली, डाउनफॉल 2.2। कई लोग कह रहे थे कि नहीं भाई डाउनफॉल नहीं है, ये है वो है। तो हमें पता है, डू यू गाइस रियलाइज दिस 2024 का जो साल गया उनका, नंबर्स की अगर मैं सिर्फ बात करूं, ये साल उनके जो पहला जो मेन जो सबको कहते हैं लीन पैच 2020 से 22 तक का जो था, 3 साल का जो पैच था, स्टैटिस्टिकली उससे भी खराब है। मैं यही कहना था, अभी इस टाइम पे अगर हम लोग देखें उनकी T20I में एवरेजेस पूरे 2024 में 18 की रही है, ODI में 19 की रही है, ऑल्दो उन्होंने 3 ही मैचेस खेले, टेस्ट में उनकी 27 की रही है। भाई इस साल उन्होंने 23 इनिंग्स खेली है, 383 रन है, सिर्फ 383 रन है पूरे साल के अंदर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। उनके से 50+ स्कोर्स 2 हैं, और पूरे साल में 383 रन है। या इतना खराब सीजन कभी नहीं गया। आई नो नंबर ऑफ मैचेस कम है,
उसके लिए भी विराट कोहली ओनली हैज हिमसेल्फ टू ब्लेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो उनका डिसीजन था. एक जो पॉइंट है जो साइमन डल ने अभी बोला था, उन्होंने कहा देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट इंडिया आर गुड एट प्लेइंग स्पिन. वो अगला पॉइंट है, वो मैं कवर करूंगा. अच्छा ओके. विराट कोहली का स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो एक स्टार्ट निकल के आया था 2020 के बाद से जो भी होम टेस्ट मैचेस हुए हैं, इंडिया के जितने भी बैटर्स हैं ना, सिर्फ अश्विन की एवरेज कोहली से कम है. ओके. ऋषभ पंत 2 साल नहीं खेला, उसके कोहली से ज्यादा रन है होम टेस्ट सीरीज में पिछले 5 सालों में. केएल राहुल के ज्यादा रन है, बेटर एवरेज है. रोहित शर्मा तो टॉप स्कोरर है लेकिन उसकी एवरेज भी कम हुई है. सिर्फ जायसवाल और ऋषभ पंत 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी 50 से ऊपर की एवरेज है, और सिर्फ शुभमन गिल ऐसा और है जिसकी 40 के ऊपर की एवरेज है. बाकी सबकी 30s में एवरेज. विराट कोहली की एवरेज कुछ 32 की है पिछले 5 सालों में. तो हु आर वी जोकिंग विद यार, मतलब इट इज वेरी क्लियर. मुझे ऐसा भी लगता है कि जो उनका कमबैक हुआ था ना, वो टेस्ट मैचेस में एग्जैक्टली हुआ नहीं है. जो था ना कि अब वो 2022 के वो वर्ल्ड कप के बाद से वो प्रॉब्लम्स खत्म हो गई थी. आई थिंक वो वाइड बॉल सेटअप में खत्म हो गया था. 2-3 सेंचुरी तो मारी थी उसने. 2 सेंचुरी मारी है. बट मतलब उसका भाई कितनी इनिंग्स में 2 सेंचुरी आई हैं. लोग यूजुअली, विराट कोहली ऐसा बंदा है जो कि 4 टेस्ट मैच की सीरीज में 2 सेंचुरी मारता है जब तगड़ा खेल रहा होता है. तो 5 सालों में 2 सेंचुरी मारना इज नॉट अ कमबैक. कमबैक नहीं. और मैं यही कहूंगा कि मतलब हम लोग डाउनफॉल जो कहते हैं, प्रॉब्लम हमारी बहुत शॉर्ट मेमोरी है. हमें लगता है डाउनफॉल अभी तो आया था, एंड दैट इज और रील्स ही बनती है ना कि कोविड को अब 4 साल होने वाले हैं, 5 साल होने वाले हैं. हम रियलाइज नहीं कर रहे कि ये जो पैच है विराट कोहली का इन टेस्ट फॉर्मेट, ये 5 साल से चल रहा है. हाफ डेकेड से विराट कोहली हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म एट दैट लेवल इन टेस्ट क्रिकेट. कितनी बड़ी बात है एक्चुअली में ये. और यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड्स इसलिए यूज करने पड़ेंगे क्योंकि WT सब एकदम से लाइन पे लग गया, एंड कभी ना कभी तो आपको मूव ऑन करना ही है इन प्लेयर्स से. इसलिए जो अभी तक बात थी विराट कोहली को लेके, बहुत बहुत नॉर्मल तरीके से चीज़ को लिया गया था कि भाई चलो उसको फैमिली टाइम देना है, चलो उसको लंदन जाना है. अब नहीं है वो भाई. कुछ साल बचे हैं अब करियर के आपके. या तो आप लगा दो पूरे साल अपने यहाँ पे एंड देन रिटायर एज द ग्रेटेस्ट लेजेंड, या फिर इस टाइम पे हो जाओ, लेट द यंगस्टर्स कम. पता है वही बात है, मैं बहुत अच्छी बात है ये. जो मुझे लगता है जो लोग कह रहे हैं कि क्या विराट कोहली को टीम से हटा देना चाहिए, मैं डिसएग्री करता हूं. सेम. मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिएक्शनरी बात है एंड विराट कोहली कम से कम आराम से एक और WTC साइकिल तो खेल सकते हैं. 2027 मुझे लगता है कि वो उनके करियर का रिटायरमेंट आएगा, वर्ल्ड कप से भी, ODI से भी और टेस्ट से भी. तब तक मुझे नहीं लगता कि सवाल उठाने चाहिए कि उनको रिटायरमेंट ही दे दो सीधा. बट अगर आपको टीम में जगह रखनी है ना, वही लोग कहते हैं ना कि पुजारा के साथ ऐसा कर दिया, रहाणे के साथ ऐसा कर दिया, तो ये लोग क्या है. अब तो आप T20s भी नहीं खेल रहे, तो आपके पास वर्कलोड वाला एक्सक्यूज भी नहीं है. ODI मैचेस हुई कितने हैं. अभी तक जो लोग ये कहते थे ना कि सचिन तेंदुलकर ने अपने आखिरी मैच से पहले भी रणजी खेला था, भाई मैं सचिन का सबसे बड़ा फैन हूँ, लेकिन वो एक बहुत ही अनफेयर कंपैरिजन है. विराट कोहली का जो वर्कलोड रहा है ना पिछले सालों में, वो नहीं है ब्रीदिंग स्पेस भाई खेलने की. अब है, लेकिन अब अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली रणजी में अपनी ईगो साइड करके नहीं खेलने जाते तो ओनस उनके ऊपर है. फिर उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उनके रन्स क्यों नहीं आ रहे. एंड विराट कोहली जिस तरीके से आउट हो रहे हैं स्पिनर्स पे, भाई मैं लेजेंड बता रहा हूँ, इस वक्त वो मजाक बन चुका है कि किसी भी लेफ्ट आर्म स्पिनर को ले वो आउट कर देगा. वो IPL में लोगों ने वो मजाक उड़ाया था जब साई किशोर जैसे, मतलब मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूँ, बट एक अनकैप्ड प्लेयर को आप ऐसे लेके आ रहे हो पावर प्ले में, जो कि यूजुअली नहीं करते बॉलिंग, और वो भी सब आउट कर रहे हैं आकर. तो ये मजाक ही बन रखा है इस टाइम पे. मजाक बन गया. ये जो पूरा डोमेस्टिक वाला पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा आई थिंक चलेगा एंड चलना भी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर विराट कोहली, फॉर रोहित शर्मा एज वेल. हाँ, दो इक्वली दोनों. क्योंकि जो अभी तुमने कहा ना कि लोग रहाणे और पुजारा के लिए, हमने भी खुद भी कहा कि अब वापस आने का सेंस नहीं बनता, वी हैव टू मूव ऑन. लोग इस WTC साइकिल के बाद सेम चीज बोलेंगे अगर विराट कोहली रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं करते, एंड हमारे पास कोई एक्चुअली में रीजन नहीं होगा डिफेंड करने का. मैं तो डिफेंड करना भी नहीं चाहता भाई. इस WTC फाइनल के बाद अगर दे आर नॉट परफॉर्मिंग, या फिर दे आर नॉट विलिंग टू कमिट कि वो डोमेस्टिक भी खेलेंगे, पूरा फोकस फिर होना चाहिए लास्ट के कुछ साल में. क्योंकि खेल आप अल्टीमेटली, दिस इज अ वेरी हार्श थिंग टू से, बट आप नेशनल ड्यूटी पे हो तो आपको उस लेवल का कमिटमेंट देना पड़ेगा. नोबडी इज क्वेश्चनिंग कि इतने साल से उनका कमिटमेंट नहीं रहा, बट ऑफ रेट अगर आपकी नहीं आ रही उस लेवल पे परफॉर्मेंसेस, तो आपको और कमिट करना पड़ेगा. लेकिन विराट कोहली खुद भी एग्री करेंगे कि वो जो उनके स्टेटमेंट आते थे बड़े इंस्पायरिंग होते थे पहले, कि मैं जब तक 120% नहीं दे सकता फील्ड पे तो मैं खेलूंगा ही. हाँ,
और मैं जब भी जाता हूँ तो मैं उतना ही देता हूँ, 100% नहीं, ही वेरी कॉन्शियसली यूज्ड टू से मैं 120% देता हूँ, 110% देता हूँ। अभी प्रायोरिटी कुछ और है, एंड वो कोहली फैंस कितना भी रोल है कमेंट सेक्शन में किसी भी वीडियो में, बट वो रियलिटी है। एंड उसके चलते हुए मुझे वही लगता है कि जो तुमने कहा कि T20 से रिटायरमेंट अब हो चुका है, अब ये 2 साल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल और है। मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा 40 के बाद खींचेंगे ज़्यादा। ये आखिरी के 2-3 साल हैं, या तो इसमें इंडिया को दे दो जो दे सकते हो, फिर पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ रहना। ऑल्दो भगवान ने इतना दिया है कि अभी भी ज़रूरत है नहीं करने की, बट देन बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड द टीम एंड मेक वे फॉर अदर्स, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। आप सिर्फ ये सोच लो, T20 वर्ल्ड कप के बाद 1 महीने का ब्रेक मिला था, फिर श्रीलंका वाली सीरीज थी जहाँ पे फिर वो रूमर्स आए थे कि क्या वो आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, फिर 1.5 महीने का ब्रेक मिला, फिर टेस्ट सीजन स्टार्ट हुआ। इतना तगड़ा गैप था इस टाइम पे इन दोनों प्लेयर्स के लिए जो T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। दुलीप ट्रॉफी में पूरी इंडिया खेल रही थी, पूरी इंडिया, ऋषभ पंत, KL राहुल सब खेलने गए थे, सब ये 2 प्लेयर्स थे जो लोग नहीं खेलने गए थे। वो कितनी ज्यादा अजीब चीज है। पहली बात तो वो जो ईगो वाला पार्ट है, इन्होंने पूरे साल नहीं करा था, पूरे अपने करियर में नहीं करा है, इसलिए प्रॉब्ली दे आर नॉट यूज्ड टू दिस। एंड सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इन सबके टाइम पे इनके टाइम होता था कि ये लोग खेलने जाए, और ये लोग खेलने जाते थे। बट लास्ट 2-3 साल में तो आपको अब ये इट इज अ नेसेसरी थिंग टू डू। एंड यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल उन पे आएगा भाई, ये गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, इन सबको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। नहीं तो अभी करा है ना, 31 अक्टूबर को क्या छुट्टी होने वाली थी पहले, अब मैंडेटरी कर दिया, सब खेल बेटा, सीनियर प्लेयर्स ही आओ, पूरा सही बात है, सही बात है। तो वो छड़ी चल रही है। बट वही बात है कि गौतम गंभीर के लिए इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अनफेयर, बिकॉज राहुल द्रविड़ हैड ऑल दीज गाइज इन देयर पीक। वो हार्ड कॉल्स लेने वाला कि इनका रिटायरमेंट कैसे कराना, वो गौतम गंभीर के अंडर आएगा। तो गौतम गंभीर को भाई, तभी तो पहले वो था ना कि बलि का बकरा तो नहीं बना रहे कहीं गौतम गंभीर को, ये बड़े डिसीजन लेने के लिए, जैसे सौरव गांगुली के साथ किया था। बट आई थिंक विराट कोहली का इट इज़ वेरी एमिनेंट कि, एंड इट इज़ रादर सैड नाउ टू सी। मतलब लोग जो इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे फुल टॉस वगैरह पे जो आउट हुआ है, भाई मैं तो पता क्रिटिसाइज करने के मोड में भी नहीं हूँ, वो इट इज़ एक्चुअली सैड टू सी राइट नाउ। जो सेकंड इनिंग्स में भी जो आउट हुआ है, आई थिंक ही वॉज क्वाइट अनलकी कि बॉल वो इतनी स्किड ऑन कर गई एंगल के साथ, बट 1 सेकंड उसके बाद वो जब अंपायर कॉल पे आउट हो रहे हो, तुमने देखा था कितनी जल्दी उसने रिव्यू DRS का लिया था, आउट होती तुरंत DRS ले लिया था। ब्रो यू आर प्लम्ब, मतलब जो जिस कॉन्फिडेंस से DRS लिया था, एंड वो जो आउट होने के बाद जो पूरा वो था कि भाई अरे यार ये भी आउट है, या फिर वो बैट मार दिया, गुस्से में गए थे। मतलब अंपायर्स कॉल पे होते हैं आउट, मतलब यू स्टॉप शोइंग द डिसबिलीफ ऑन अंपायर्स डिसीजन और ऑन योर फेट। आप अपनी गलती से ही आउट हो। पहले इनिंग में तो बहुत ही ज्यादा वो अजीब तरीके से मिचेल सैंडर ने कहा कि मैं खुद ही शॉक था कि विराट कोहली कैसे मिस कर दिया। आई थिंक सेकंड इनिंग्स में वाज अनलकी कि बॉल इतनी ज्यादा स्किड कर गई एंगल के साथ, वो लेफ्ट हैंड स्पिनर के साथ वो होता है हमेशा। बट देन टू रिएक्ट दैट वे, वही इट गेट्स इरिटेटिंग आफ्टर सम पॉइंट। मतलब वो नहीं जरूरत है वो सब करने की। आप जनरेशन के ग्रेटेस्ट बैट्समैन हो, अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे भाई, अगर आप ही को बिलीव नहीं हो रहा कि आप कैसे आउट हो रहे हो तो अब एंड आई थिंक वही बात है कि मतलब देयर शुड बी नो कंपैरिजन ऑफ दीज गाइज विद द फैब 5 जो पिछले जनरेशन के थे। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। मतलब टेस्ट मैचेस में तो इतना बड़ा डिफरेंस है कि इट इज़ क्वाइट फनी राइट नाउ। तो आई थिंक वो जो जनरेशन अभी हमारे बच्चों की जनरेशन जो है, जो कि 2010 के बाद से क्रिकेट देखना शुरू करें हैं, बहुत आसान होता है इंस्टाग्राम पे कमेंट करना, बट वहाँ पे जाके देखना जरा कैसे खेलते थे वो लोग। इनफैक्ट जो नेक्स्ट पॉइंट मेरा होने वाला था कि इंडियन प्लेयर्स स्पिन को अच्छा नहीं खेलते, साइमन डोल ने कहा ये, उन्हें बोले देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट इंडिया आर गुड एट प्लेइंग स्पिन, दे आर लाइक एवरीवन एल्स, गॉन आर द डेज ऑफ सचिन, गांगुली एंड द्रविड़। एग्जैक्टली, नाउ दे आर द सेम एज एवरीवन एल्स, एज सून एज अ गुड स्पिनर कम्स इन दे आर इन ट्रबल। कोई भी इंडियन अगर इस बात को डिनाई करता है ना, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप एक ब्लाइंड रोहित या कोहली फैन हो। एंड दैट इज व्हाई इस टाइम पे तो इतनी ज्यादा दुविधा है कि आप रैंक टर्नर भी नहीं बना सकते भाई, हम ही सबसे पहले आउट हो जाएंगे। नहीं, ये मैं इस चीज को डिबंक करना चाहता हूँ। अभी इंटरनेट पे बड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा था मैनेजमेंट का कि आपने रैंक टर्नर क्यों बनाई अगर आपको पता था कि आपके बैटर खुद नहीं खेल पाते। भाई दिस इज माई प्रॉब्लम इंटरनेट के साथ। पीपल डोंट नो व्हाट अ रैंक टर्नर इज। कुछ दिस वाज नॉट अ रैंक टर्नर भाई। किसने कहा ये रैंक टर्नर? रोहित शर्मा ने खुद कहा था दिस वाज अ वेरी गुड विकेट टू बैट। अरे भाई मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत रेप्यूटेड जो टॉप जर्नलिस्ट है ना हमारी कंट्री के, क्रिकेट जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा ये ट्विटर पे कि रैंक टर्नर क्यों बना दी। भाई रैंक टर्नर होती क्या ये तो समझ लो। मैं कैसे भी क्रेडिबिलिटी पे ट्रस्ट करूं भाई अगर आप ऐसी बातें करोगे तो। एक बहुत ही बेसिक डम डाउन करके एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ इस चीज़ का, ठीक है? और ये चीज़ आपको कहीं दिखेगी नहीं, किसी बुक में नहीं मिलेगी। ये
मेरे 18-20 साल का खेलने का और देखने का से एक्सपीरियंस है मेरा ये हमेशा सच नहीं होगा, बट ये रफ आपको एक बॉल पार्क दे देगा कि आपको कैसे जज करना है पिच को। पिच का जो टिंज होता है ना, कलर का जो टिंज होता है पिच की कलर का, उससे पता चल जाता है कि आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो। अगर ग्रीनिश टिंज है तो नेचुरली फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलेगा। अगर एक मैटिंग कह रहा हूँ मैं, चमकता हुआ जो होता है, चमकता हुआ एक जो वो है ना कि ऑफ वाइट कलर सा है एंड ऊपर शाइन दिख रही है, तो एक पाटा सुंदर बैटिंग विकेट है। अगर एक ब्राउनिश विकेट है तो एक वो रैंक टर्नर की तरफ जा सकती है कि मिट्टी डिसमेंटल होने वाली है। अगर एक येलोविश सा टिंज है ना, इसका मतलब विकेट सॉलिड है और ऊपर ड्राई ग्रास बिछा के रोलर चलाया गया, तो विकेट इवेंचुअली ब्रेक डाउन करना शुरू करेगी इनटू अ रैंक टर्नर का इनटू अ टर्नर, बट इट विल बी अ गुड विकेट टू बैट ऑन, विच वॉज दिस विकेट इन पुणे, जो कि रोहित शर्मा ने भी कहा। अच्छा, ओके। आई डोंट गेट व्हाई पीपल स्टार्ट टर्मिंग एनीथिंग एज रैंक टर्नर। अगर बॉल थोड़ी सी टर्न होनी शुरू हो जाती है तो आप ही लोगों की वजह से ना आईसीसी भी फिर इंडिया के पिचेस को गंदी रेटिंग देता है। आप हमारी कंट्री का नाम खराब कर रहे हो इनडायरेक्टली। तो पहले तो एजुकेट योरसेल्फ कि एग्जैक्टली होता क्या रैंक टर्नर। कोई कुछ भी बोलने लग जाता है। दिस वॉज नॉट अ रैंक टर्नर एंड विच इज वाई दिस इज मोर कंसर्निंग ऑल्सो। आप एक रैंक टर्नर पर नहीं खेल रहे थे। जो लोग बहाना देते ना आजकल रील्स पे सचिन के लिए, तब पिचेस अच्छी हुआ करती थी, कोहली के टाइम पे रैंक टर्नर्स होती थी। दिस वाज नॉट अ रैंक टर्नर ब्रो। इस पे आप ऐसे आउट हो रहे हो। और सिर्फ कोहली के लिए बात नहीं है, पूरी इंडियन टीम के लिए बात हो रही है। ये फैक्ट है और ये पिछले 5-6 सालों से लोग बोल रहे हैं कि इंडियन बैटर्स अब नहीं खेल पाते इसमें को, क्योंकि रणजी में नहीं खेलते भाई, वर्कलोड ज्यादा हो रखा है। प्लस आई थिंक इंडिया की प्रायोरिटी भी विराट कोहली के अंडर वो चेंज हुई है कि हमें बाहर जाके जीतना है, तो इंडिया की पिचेस भी नेचुरली वैसी होनी चाहिए। इसी साल हमने देखा यार, ये साल के स्टार्टिंग से रोहित शर्मा के अंडर इंग्लैंड वाली सीरीज में एक भी रैंक टर्नर नहीं थी। क्यों नहीं थी? चाहते तो कर सकते थे, अब तो कर नहीं सकते क्योंकि अब बीजेटी में खेलने की प्रैक्टिस करनी है। तो इट इज वेरी क्लियर। और वो रैंक टर्नर वाला कॉन्सेप्ट भी विराट कोहली लेके आया था बाय द वे। जो लोग ब्लेम कर रहे हो ना कि कोहली ने ऐसे पिचेस में खेला, वो उसका डिसीजन था। मैं बाय द वे उसको सपोर्ट करता हूँ, मुझे लगता है सही डिसीजन था, बट डिसीजन उसी का था। तो ये बहाना कोई मत देना। अगर आप ऐसी पिच पे नहीं खेल पा रहे हो स्पिन, क्लियरली इंडिया के प्लेयर्स कुछ खास स्पेशल नहीं है ज़्यादा। नोटिस हाउ अभी भी ऐसी विकेट्स पे जो प्लेयर्स थोड़ी बेटर स्पिन खेलेंगे वो सरफराज खान जैसे प्लेयर्स ही हैं जो कि डोमेस्टिक से निकल के आए हैं। एंड एक बहुत ही कुछ ना ग्लेयरिंग मिस्टेक्स हैं, जैसे कुछ बैटर्स का होता है कि बैट और पैड जो है, एक ये बहुत बेसिक, मैं थोड़ा टेक्निकल हो जाऊँगा ज़्यादा, मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा इस पर। बेसिकली क्या होता है, जब आप बचपन में कोचिंग जाते हो, मॉडर्न वे ऑफ डिफेंडिंग क्या होता है, पैड के सामने बैट होना चाहिए ताकि आप एलबीडब्ल्यू ना हो। पहले के टाइम पे होता था पैड और बैट अगल बगल होते थे, क्योंकि तब डीआरएस नहीं होता था, और प्लस अंपायर कॉल पे बेनिफिट हमेशा बैटर को दिया जाता था। अब होता है बैट पैड के सामने रखो हमेशा। वो जब से डीआरएस आया, जब से एलबीडब्ल्यू थोड़े ज़्यादा कॉमन हो गए, तब से ये नई टेक्निक सिखाई जाती है। हम भी बचपन में यही सीखते थे, पर कई सारे बैट्समैन नहीं करते अभी। वो बैट और बैट को साइड में रखते हैं इंडिया में। वो गलत है भाई, वो सब मतलब वो बेसिक टेक्निकल फ्लॉज हैं जो कि करने पड़ेंगे सही। पर इंडिया इज डेफिनेटली नॉट अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। ये कोई मतलब बहुत सही बात बोली है साइमन साहब ने हमारे, मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ। एंड इसका सोल्यूशन वही है कि आप डोमेस्टिक जाके खेलो। इनफैक्ट जो लास्ट पॉइंट मेरा होने वाला है, जस्ट टू सम दिस अप, 12 साल के बाद हम लोग सीरीज हारे, रोहित और कोहली फैंस आपस में लड़ने पे लगे हुए हैं। पीपल आर नॉट रियलाइजिंग द रियल रीजन हम क्यों हारे हैं, और कोई बोल भी नहीं रहा इसके बारे में। हम लोग ये सीरीज इसलिए हारे हैं क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम 12-13 सालों में एक घर की सीरीज में जडेजा और अश्विन दोनों साथ में नहीं चले भाई। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि पूरी सीरीज में अश्विन और जडेजा साथ में दोनों ही नहीं चल रहे, कोई ना कोई तो चलता ही चलता है। आई थिंक वही है, पिछले काफी साल से प्रॉब्ली वी हैड दिस कमिंग, बट कभी ना कभी कोई ना कोई बचा ही लेता था क्योंकि टीम ही इतनी अच्छी थी। एंड नॉट जस्ट आई वुड नॉट ओनली से कि अश्विन जडेजा नहीं चले इस टाइम पे, मतलब जितने भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये प्लेयर्स गेम बचा सकते हैं ऑन देयर डे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अपना जसप्रीत बुमराह नहीं चले इस बार। एंड चलो बुमराह के एंडिंग कंडीशन हम ज़्यादा बोलते भी नहीं है। मेरा इशू पता है क्या है, ये रोहित शर्मा और विराट कोहली फैंस ना आपस में तो क्रेडिट छीनने में लगे रहते हैं, और जब प्रॉब्लम आ रही है इन दोनों के ऊपर तो अब तुमने नैरेटिव देखा कैसे शिफ्ट हुआ है। आई थिंक इट इज टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, अश्विन, ऑल ऑफ दीज सीनियर्स। भाई तुम जडेजा अश्विन को किस मुंह से लेके आ रहे हो भाई इस कॉन्वर्सेशन में? रोहित शर्मा और विराट कोहली पिछले 10 सालों में कई सारी सीरीज में अंडर परफॉर्म करे हैं, ठीक है? ये पहली बार नहीं हो रहा कि विराट कोहली ने किसी सीरीज में रन नहीं मारे घर पे। अश्विन का तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 10 सालों में
कि एक सीरीज में वो इतना अंडर परफॉर्म करा है। और कोई बड़ी बात नहीं कि तीसरे मैच में आके वो 10 विकेट ले भी लेगा फिर भी, ठीक है। पिछले मैच में भी उसने 5 विकेट लिए हैं कम से कम। 5 विकेट लेने का मतलब 100 रन मैच के अंदर, 250s। और हम कह रहे हैं कि अंडर परफॉर्म कर रहा है बंदा। पिछली सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज था अश्विन, और कह रहे कि सैक कर दो। क्या कुछ भी बकवास करते हैं लोग यार, क्योंकि रोहित शर्मा विराट कोहली को डिफेंड करना है। आई थिंक रोहित शर्मा विराट कोहली को जितनी तारीफ मिलती है उतना क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारे, और वंस अगेन दिस गोज ऑन टू शो, रोहित शर्मा या विराट कोहली हमारे कंट्री के टेस्ट में सबसे बड़े मैच विनर नहीं है। इट हैज़ बीन अश्विन एंड देन जडेजा। उन दोनों का मैच विनिंग इम्पैक्ट जो है ना, वो कोहली और रोहित शर्मा से कंपेरेबल नहीं है, बहुत अलग लेवल पे है वो। आई थिंक क्लियरली दिख गया ना, अगर 12 साल में एक सीरीज थी जहाँ पे परफॉर्म नहीं करा और वही उन लोग हार गए। एग्जैक्टली भाई, ऐसी कई सारी सीरीज रह चुकी हैं जहाँ पे कोहली ने रन नहीं मारे, रोहित शर्मा ने रन नहीं मारे, लेकिन अश्विन जडेजा हमेशा परफॉर्म करते थे। एक सीरीज में परफॉर्म नहीं करा और तुम उन दोनों को बलि का बकरा बना रहे हो। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने खुद कहा ये चीज कि इट इज सो अनफेयर टू एक्सपेक्ट कि हर बार करेंगे, कभी ना कभी तो होना ही था एक बार। भाई लॉ ऑफ एवरेजेस कभी ना कभी तो हिट करेगी इनके ऊपर भी, इमॉर्टल्स थोड़ी हैं। तो तुम ये कह रहे हो कि अब इनको सैक कर दो। इट इज़ वेरी शेमफुल एंड वंस अगेन गोज ऑन टू शो कि आइडल वर्शिपिंग इस हद तक हो चुकी है कि एक बंदे ने एक सीजन परफॉर्म नहीं करा 10 सालों में, तो भाई जान पे चढ़ गए लोग यार। बहुत ही शेमफुल है इंडियन ऑडियंस से ये। हम लोग को इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अश्विन जडेजा हैव बीन द बिगेस्ट मैच विनर्स ऑफ आवर कंट्री हैंड्स डाउन। अगर वो एक सीरीज 10 साल में खराब खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको मतलब सूली पे चढ़ा दोगे। असली प्रॉब्लम जो है उनको आइडेंटिफाई करो। बैटर्स बेकार बैटिंग कर रहे हैं, वो क्लियर है बहुत ज़्यादा। उनसे कहो रणजी जाकर खेलें। रिगार्डलेस, इसी के चलते थोड़ा सा बीजेटी की बात कर लेते हैं 5 मिनट के लिए। आने वाले जो पॉडकास्ट होंगे उसमें हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे बीजेटी की। और बट जो स्क्वाड आई है, जरा इनिशियल रिएक्शन दे रहे थे। मोहम्मद शामी नहीं खेलने वाले, एक्सपेक्टेड था काइंड ऑफ। अब तो देयर आर न्यूज़ की, मतलब अभी तक बाहर हैं ऑब्वियसली, अभी तक स्क्वाड में नहीं है, बट देयर आर न्यूज़ की एक वो 2-3 रणजी मैचेस खेलेंगे एंड अगर वो अच्छा परफॉर्म करते तो हो सकता है कि वो आ जाए। आई थिंक पॉइंट नहीं है पॉइंट, बहुत उनके लिए बहुत रिस्क हो जाएगा। मतलब वो एक लास्ट पुश देने के चक्कर में कि करियर ही ना खत्म हो जाए इंजरी के चक्कर में, तो बहुत मुश्किल है। प्लस सिर्फ 2 मैच के बेसिस पे क्या आप उनको वापस लाना भी चाहते हो, बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है वो। आकाशदीप ने जितना अच्छा परफॉर्म करके दिया, परहैप्स आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। बट मयंक यादव को सिलेक्ट नहीं करा गया, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? अभी तो हम लोग हर्षित राणा सिलेक्टेड है ना, या आई थिंक थोड़ा सरप्राइजिंग तो है, बट मे बी आई डोंट नो, प्रॉब्ली अभी जब सेलेक्ट हुए थे बांग्लादेश वाले उसमें, तब इनने कहा था, बांग्लादेश में नहीं सॉरी न्यूजीलैंड वाले में ही, तब रोहित शर्मा ने कहा था कि हम लोग चाहते हैं ये लोग सेटअप के आसपास ही रहे, क्योंकि हम लोग अभी बीजीटी जाने वाले हैं, तो हम लोग सोच से इनमें से कुछ प्लेयर्स को लेके जाएं। आई थिंक भाई ये हो सकता है कि कुछ रीज़न हो, वर्कलोड इशू हो या कुछ और। मुझे लगता है कि बैटिंग का है, बैटिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। मुझे लगता है कि हर्षित राणा को सेलेक्ट इसलिए कराया गया, एंड मुझे लग रहा है गौतम गंभीर ये चीज़ ना टेस्ट मैच में लेके आने वाला है, डेप्थ का। हाँ, क्योंकि इनको पता है कि इनकी मेन बैटर से भी चल नहीं रहे नहीं, हाँ। और बाहर तो वैसी भी गिरती है बैटिंग, तो एकदम झटके में गिरती है, आपको डेप्थ चाहिए। इसी के चलते हुए आई थिंक अगर हम बाकी पेसर्स की बात करें, हर्षित राणा सेलेक्ट हुए, प्रसिद्ध कृष्णा आ गए। मुझे लगता है उनके जगह पे मयंक यादव को ले लेना चाहिए था पर्सनली। प्रसिद्ध कृष्णा पे आप टाइम एंड अगेन एकदम रैंडमली लाके उनके ऊपर टच शो करते हो एंड वो उतना परफॉर्म करते नहीं। तो मेरे हिसाब से तो मयंक यादव के लिए अच्छा टाइम था ये लेने का। बट हर्षित राणा का सेलेक्ट होना इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि उनको बैटिंग डेप्थ चाहिए, और कोई रीज़न मुझे लगता नहीं। आई थिंक पूरी स्क्वाड में अगर हम देखें तो आपको क्लियरली पता चल रहा है गंभीर बैटिंग डेप्थ पे कितना फोकस करने वाला है। करेक्ट, क्योंकि उनने स्पिनर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो उनने कुलदीप यादव जैसे प्लेयर्स को ड्रॉप करा यहाँ पे। नहीं, वो ड्रॉप नहीं हुआ, अपेरेंटली ऐसा कह रहे हैं कि उनकी एक लॉन्ग टर्म सर्जरी, हाँ सर्जरी होगी जिसके लिए उनको जाने वाला है। बट अक्षर पटेल सेलेक्ट नहीं हुए। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ उससे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं T20 टीम के साथ, बट वो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुए एंड वॉशिंगटन सुंदर को सेलेक्ट करा गया है। क्या एग्जैक्टली रीज़न हो सकता है इसके पीछे? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। मोर एक्सपीरियंस प्लेयर, अ बेटर प्लेयर इन जनरल, बैटिंग भी बेटर प्रोवाइड करेंगे, ओवरसीज खेल चुके हैं पहले भी, आई नो वॉशिंगटन भी खेल चुका है, बट अक्षर पटेल तो मतलब वो नेक्स्ट इन क्यू था, अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ थोड़ा सा। हाँ, मतलब जडेजा, अश्विन और फिर उसके बाद अक्षर पटेल ही होने वाले हैं। इनफैक्ट आई थिंक ये लोग जडेजा अश्विन के रिटायरमेंट के बाद अक्षर और वॉशिंगटन को ही ग्रूम करेंगे। हाँ, क्योंकि वो, और ये बहुत, इंडिया बहुत लकी है इस मामले में भाई, दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो कि अश्विन जडेजा के जाने के बाद आने वाली थी। बट अक्षर पटेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर होता, क्योंकि वो भी अब 30 के पास आ रहे हैं। एंड मुझे तो समझ में नहीं आया कि एकदम से उनको कैसे निकाल दिया गया। अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी वॉशिंगटन सुंदर को एकदम से लाया गया टीम में, उन्हें स्टार्ट करा, ऑल्दो उन्होंने परफॉर्म कर दिया, तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। बट क्लियरली गौतम गंभीर हैज अ लाइकिंग फॉर वॉशिंगटन सुंदर, उनको हर सेटअप में वापस लाया जा रहा है।
चाहे वो ओडीआई की बात करें, चाहे वो T20 की बात करें, चाहे वो टेस्ट की बात करें। मतलब अभी हम लोग देख रहे हैं कि अब जो आई थिंक इंग्लैंड वाले में भी नहीं खेला था ना वॉशिंगटन सुंदर, इंग्लैंड, हाँ, मेरे ख्याल तो से नहीं खेला। इस पूरे साल में 2 टेस्ट मैचेस के बेसिस पे हम लोग सडनली उन्हें बीजेटी ले जाने वाले हैं, हाँ, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। मतलब वो क्लियरली गौतम गंभीर का उसमें लाइकिंग है, हाँ हाँ, और कोई रीजन नहीं है, बायस है थोड़ा। इनफैक्ट अश्विन जडेजा का तो समझ में आता है। नीतीश कुमार रेड्डी अनदर ऑलराउंडर, और मैं एक बोल्ड प्रेडिक्शन करने वाला हूँ, नीतीश रेड्डी स्टार्ट करेगा एक मैच में। स्टार्ट करेगा? इसलिए लिया गया, ओके, वो सीधा स्टार्ट करेगा, देखना। वो शार्दुल ठाकुर वाला रोल करवा रहे हैं उससे, नंबर 8 वार्ड पे बैटिंग, या ऊपर भी कर सकते हैं बैटिंग, बट वो जो 5th बॉलर है जो कि बैटिंग भी कर सकता है ना, क्योंकि हो सकता है ऐसे एक मैच में जहाँ पे अश्विन जडेजा साथ में स्टार्ट नहीं करेंगे, एक क्या कपल ऑफ मैचेस काफी होंगे, हाँ, उसमें वो उनको एक जो ऑलराउंडर चाहिए, या तो वो हर्षित राणा होंगे या तो वो नीतीश कुमार रेड्डी होंगे। आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी ज्यादा लाइक। दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर हिम एंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हार्दिक पांड्या टेस्ट में तो देखने नहीं वाले। ये जो इस प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं ना, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर और ये नीतीश कुमार रेड्डी, जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, ये इसलिए तो इतना बड़ा हैक है इंडिया में। आप कम खेल कर भी सीधा इंडियन टीम में जा सकते हैं, प्रोफाइल ही नहीं है वैसे, कंपटीशन बहुत कम है। एंड आई थिंक मैं सपोर्ट करता हूँ डिसीजन को, अच्छा डिसीजन लिया है ये। लोग कह रहे हैं शार्दुल ठाकुर को क्यों नहीं लिया, भाई वेकअप। इनफैक्ट सिमिलरली लोग पुजारन रहाणे के लिए जो कह रहे थे, भाई जो लोग ये भूल जाते हैं कि पुजारा रहाणे सैक होने से पहले उनका क्या रिकॉर्ड था पिछले 10 टेस्ट मैचेस का। इट वाज नॉट गुड। तब लोग ये कह रहे थे कि सैक करो, हाँ, और अब हो चुके तो कह रहे वापस ले आओ। जस्ट बिकॉज हमें ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस चाहिए, तो जो बंदे पिछले 1-2 सालों से नहीं खेले उनको एकदम से वापस ले आएंगे। हाउ डम वुड दैट बी? और नए प्लेयर्स को कभी ना कभी तो स्टार्ट कराना ही है ना। तो मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली इनको नहीं लेना था, एंड सही करा। जो आप जिनको पिछले 1-2 साल से खिला रहे हो उनको आप एकदम से हटा दोगे, उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। एंड गिल ने लास्ट में ऑस्ट्रेलिया में कितना अच्छा परफॉर्म करा था, प्रॉमिसिंग था तब, ही वाज अ न्यू गाय, तब हम लोग हटा देंगे क्या उन्हें। इनफैक्ट एक और जो पॉइंट मैं कहूँगा कि अभिमन्यु ईश्वरन ओवर ऋतुराज गायकवाड़, इसमें भी क्यों ही डिबेट हो रही है। क्लियरली अभिमन्यु ईश्वरन डिजर्व्स टू बी देयर ओवर ऋतुराज। सी यू सेड कि यू वुड पिक ऋतुराज गायकवाड़ ओवर अभिमन्यु ईश्वरन because he has more taste of international experience. बट अगर हम लोग डिजर्व्ड की बातें कर रहे हैं, वो मेरी प्रेफरेंस है, और लोग कह रहे हैं कि मैं गायकवाड़ हेटर हूँ, मैं तो प्रेफर कर रहा था, बट अगर हम लोग डिजर्विंग की बातें कर रहे हैं तो ईश्वरन डिजर्व करता है भाई। प्लस यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आएगा, अभी तो हम लोग जो कह रहे हैं ना कि हम लोग जो डोमेस्टिक खेलते आ रहे हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे हैं, उनको लो, क्योंकि उन्हें ज्यादा आइडियाज टाइम पे टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा सिनोनिमस है उस गेम से, तो फिर नेचुरली आपकी चॉइस अभिमन्यु ईश्वरन की तरफ ही जाएगी। प्लस वो भी ऑलरेडी खेल चुका इंडियन टीम से। प्लस लोग ये भूल जाते हैं गायकवाड़ ने जितने भी अभी रिसेंटली रन मारे भी हैं फर्स्ट क्लास में, वो ओपनिंग पे नहीं मारे हैं, नंबर 3 पे मारे या नंबर 4 बहुत हुआ तो, आइडली नंबर 3। तो रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट गायकवाड़ नहीं होंगे, क्योंकि वो लिमिटेड ओवर्स में ओपनिंग कर लेते हैं। तो लोग पहले रिसर्च करके आया करो कि क्या बोलना होता है। इनफैक्ट जो लास्ट पॉइंट होने वाला है विच इज़ अबाउट विराट कोहली, लोग विराट कोहली के लिए भी कह रहे थे कि ये फाइनली कम बैक उनका होगा। लोग ये भूल जाते हैं, तुम्हें पता है पिछले 5 सालों में 18-19 की जो सीरीज हुई थी, जो जीती थी इंडिया, उसके बाद से सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेला ऑस्ट्रेलिया में कोहली ने, जिसमें वो 36 और आउट हुए थे। डैम, पिछले 5 सालों में। तो एंड ही इज नॉट गोइंग देयर फॉर प्रैक्टिस गेम्स। आई थिंक इंडिया ए वाले जो मैचेस हो रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। एक प्रैक्टिस गेम है, आई थिंक जाएगा, वो आपस में हो रहा है शायद। हाँ, इंडियन ए और मेन टीम के बीच में ना, जो इंडिया ए के या जो बोर्ड्स प्रेसिडेंट 11 कहते हैं, जो भी कहते हैं, उनका जो ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टीम से जो मैच है उसमें नहीं खेल रहे लोग ना। हाँ, आई थिंक क्यों नहीं खेल रहे? नहीं तो इंडिया ए के साथ इनका आपस में भी एक मैच तो उसमें क्या होगा? इंडिया के बॉलर्स को खेल रहे हो ना वहां पे, तो कम से कम वो तो मिलेगा, एक्सपीरियंस तो मिलेगा थोड़ा यार। वो दैट इज बेयर मिनिमम, वार्म अप हो जाएगा, दैट इज बेयर मिनिमम। तुम सिर्फ एक मैच खेल के 5 साल में सिर्फ एक मैच खेल के तुम एक्सपेक्ट करोगे? कोई भी नहीं खेल रहा, आई थिंक पूरी टीम में से और कोई भी नहीं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे लोग क्यों नहीं इनिशिएटिव ले ले भाई? कब तक? अब गया वो टाइम की T20 का वर्कलोड है, अब लो ना इनिशिएटिव। तुम्हें साउथ अफ्रीका जाके नहीं खेलना, अभी बहुत टाइम है। अभी ये टेस्ट मैच कब तक चलेगा अपना, जो कल आई थिंक कल से शुरू हो रहा है, परसों शुरू हो रहा है ये वाला, परसों से शायद, या जो भी थर्सडे से शायद शुरू हो रहा है, जो भी है। संडे तक, इस हफ्ते खत्म है सब। इस हफ्ते सारे मैचेस खत्म है इन दोनों के। 2-3 नवंबर तक खत्म हो जाएगा सब। 20 दिन का टाइम है ना, खेल लो ना यार बीच में एक मैच एक्स्ट्रा। रोहित शर्मा का कौन सा रिकॉर्ड अच्छा है ऑस्ट्रेलिया में? एक भी सेंचुरी नहीं है। तो
क्या मतलब मुझे वही लगता है कि खुद से ही कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी भाई, थोड़ी सी एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा। एंड अभी जैसे SR चल रही, वी आर नॉट विनिंग द BGT भाई। प्लस उसके चलती अगर हम लोग हार जाते हैं BGT बाहर WTC से, हाँ मतलब फिर बहुत ही तगड़ा रिलायंस हो जाएगा हमारा टीम्स लाइक साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इन सब पे कि ये लोग कुछ ना कुछ कर दें, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा फिर हमारे लिए। एंड बाई चांस इफ वी डोंट क्वालिफाई फॉर WTC ऑन अ फाइनल नोट, डू यू थिंक कि अगर WTC के लिए क्वालिफाई नहीं करते तो नेक्स्ट साइकिल में रोहित शर्मा शुड नॉट बी द कैप्टन? अगर रोहित शर्मा कैप्टन नहीं है तो फिर टीम में नहीं होंगे, प्लेयर ही नए आओ भाई फिर तो। ओके और फिर छुरी सिर्फ रोहित शर्मा पे नहीं चलेगी। अगर छुरी विराट या रोहित में से किसी एक पे चलेगी तो वो दोनों पे भी चलेगी, फिर वो एक पे नहीं होगी। T20 में भी 2024 में कमबैक हुआ था तो दोनों का साथ में इसीलिए हुआ था। हाँ। सिर्फ एक का कमबैक नहीं करा सकते आप, वो चीज़ें प्रेशर्स होते हैं, वो करना पड़ता है। तो अगर रोहित शर्मा बाहर हो रहा है तो विराट कोहली भी बाहर होंगे या तो दोनों खेलेंगे। और अगर ये ऐसा हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो दोनों सर्व कर सकते हैं, और प्रोवाइडेड वी सी दैट कमिटमेंट ऑल्सो, होपफुली दे विल। भाई इतने सालों तक सर्व करा तो सोच कर ही कर रही होंगी वो, बट मुश्किल है भाई BGT का भी, देखते हैं क्या होता है। आई थिंक ऑन दैट नोट आज खत्म करते हैं पॉडकास्ट को। होप यू ऑल एंजॉयड दिस वन। काफ़ी सारे डिटेल टॉपिक्स हमने कवर करें आज के लिए। नेक्स्ट मंडे तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सीरीज खत्म हो चुकी होगी, IPL के रिटेंशन आ चुके होंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए वो मोहित दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।